3 दिनों की कमजोरी के बाद बाजार में रिकवरी। निफ्टी 17,100 के पार। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, रिलायंस और एचयूएल ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी करीब 1% ऊपर। फार्मा और मेटल को छोड़ सभी सेक्टर्स में छाई हरियाली। निफ्टी एफएमसीजी 1% से ज्यादा उछला। डाबर, कोलगेट और टाटा कंज्यूमर में 1.5 से 2% की तेजी। ऑटो शेयरों में भी अच्छी रफ्तार। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बड़ी राहत। एलपीजी की अंडर रिकवरी के लिए मिलेगी मदद। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी। सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर। नई रेल लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी गाइडलाइंस जारी। लैंड लीज फीस में अब कम होगी सालाना बढ़ोतरी। अब 7% की जगह 6% ही बढ़ेगी। कंटेनर कॉर्पोरेशन करीब 2% ऊपर। और कल आएंगे इन्फोसिस के नतीजे। दूसरी तिमाही में आय में जोरदार उछाल संभव। 3.1% बढ़ सकता है डॉलर आय। मुनाफे में 5.25% की बढ़त मुमकिन। बायबैक का भी ऐलान करेगी कंपनी। नतीजे बेहद शानदार है आशीष। बिजनेस में रेजिलियंस दिखाई दे रहा है। प्री कोविड लेवल्स के ऊपर कंपनी का कारोबार निकलता हुआ दिखाई दे। डेल्टा कॉर्प रिटेल के लिए एक शेयर नहीं है। नतीजे शानदार है। आप नतीजों में कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता आप नतीजों में। प्रॉब्लम सारी है कि ये बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स हैं। आगे जाके क्या, तमिलनाडु की हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से कर्नाटक और 1-2 स्टेट्स की बात कर रहे थे। आगे जाकर क्या ऑनलाइन गेमिंग में दिक्कत आ रही है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा इससे बच कर रहें। और ये स्टॉक जो है एक रिस्की मामला कर सकता है। सुबह क्या बात हुई थी इस प्लेटफॉर्म पे कि ये रिटेल के लिए स्टॉक नहीं है, ये फंसाएगा आपको। वो बढ़िया 2-2.5% ऊपर खुलने के बाद डेल्टा कॉर्प ने देखिए किस तरह का दबाव दिखाया और अभी भी अच्छे नंबर्स के बावजूद लाल में इस समय डेल्टा कॉर्प। तो सबसे पहला आज का स्टॉक से न्यूज था भाई वो डेल्टा कॉर्प। सुबह सुबह जब स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस की शुरुआत करी थी और डेल्टा कॉर्प के साल दर साल क्यू ऑन क्यू बढ़िया नंबर्स थे, लेकिन आपने वो प्रोमो में देख ही लिया सुबह क्या चर्चा हुई थी। और अच्छे गैप अप के साथ शुरुआत के बाद देखिए डेल्टा कॉर्प अच्छे बाजार में अभी भी 0.5% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। तो सुबह की वो बातचीत एकदम सटीक रही। और डेल्टा कॉर्प वाकई रिटेल का स्टॉक है नहीं, हमेशा फंसा ही देता है। और लो पे तो काफी 2.5% नीचे था। आशीष देखिए, मैं एज अ कंपनी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ डेल्टा कॉर्प की। तो ये उसके लिए कमेंट नहीं है। बिल्कुल, ये एक स्टॉक के लिए है कि नतीजों को आपको किस तरीके से देखना है। खाली अच्छे नंबर हमारे यहाँ क्या होता है रिटेल में, अच्छे नंबर पे जनता कूद जाती है पोजीशनिंग देखे बिना। पोजीशनिंग देखना इंपॉर्टेंट होता है। जब स्टॉक बैन में है तो मतलब किसने बनाया है इस बैन में? ऑलरेडी काफ़ी लोग लॉन्ग थे, वो सारे के सारे लॉन्ग अनवाइंड करेंगे। तो सारा का सारा खेल पोजीशनिंग का है। आशीष, सिर्फ डेल्टा को अपनी मार्केट की बात देखिए। आज सुबह जो हमारी एक बात हो रही थी कि एक मार्केट पोजीशनिंग जो है पुट कॉल रेशियो की 0.71 कि एक अमूमन 0.71 और अगर इंट्राडे में वो थोड़ा मार्केट गिरे तो वहाँ से एक बाउंस मिलता है आपको, वहाँ से बाउंस बैक की तैयारी होती है। तो आज सुबह एक ये बात हुई थी। हालांकि 17,064 पे मुझे लग रहा था कि मार्केट 2-3 बार फिसल रहा था, लेकिन 17,064 पे आके उसके बाद अब दोबारा टिकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट का टेक्सचर वीक है। आप ये बात ध्यान रखिए। भले ही इंटरडे रिकवरी आ गई है, लेकिन नियर टर्म जो मार्केट का टेक्सचर है वो अभी भी वीक है और सेल ऑन रैली की ट्रेड अभी भी प्ले आउट हो रही है। ये जो आज आप बाउंस देख रहे हैं, ये एक जो ओवरसोल्ड लेवल था मार्केट का, वो जो पुट कॉल रेशियो था, और देखिए वो 0.71 का पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी अब 0.9 पे आ गया है। तो वो जो ओवरसोल्ड नेचर था थोड़ा तो ऑलरेडी मार्केट ने खत्म कर दिया है। लेकिन अभी भी मार्केट में प्रॉब्लम्स कम नहीं है। बैंक निफ्टी का एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी हुई है और यहाँ पर एक एक्सपायरी है कल, ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो 39,000 के करीब का लेवल देखने वाला होगा। लेकिन खेल मार्केट का सारा ट्रेडर्स के लिए पोजीशनिंग का है। न्यूज से इतना इंपैक्ट नहीं आता जितना पोजीशनिंग से इंपैक्ट आता है। बिल्कुल सही। तो अच्छे नंबर्स, लेकिन वो स्टॉक क्यों दबाव। डेल्टा कॉर्प की चर्चा हुई तो डेल्टा कॉर्प का मैनेजमेंट, इसके सीएफओ साहब से हम लोग कुछ देर बाद चर्चा भी कर लेंगे क्या नंबर्स में अच्छा था और वो जो क्या की चैलेंजेस इश्यूज आ रहे हैं उन सब पे आगे बातचीत। लेकिन वो मार्केट्स आ ही गए थे स्क्रीन पे, तो क्विकली अपडेट दे देता हूं आप लोगों को। देख ही लिया आपने, निफ्टी 0.5% 2/3% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ 17,080 के आसपास के जोन। कल के तगड़े प्रेशर से कुछ हद तक
उभरे हैं हम लोग। ये निफ्टी एक समय सुबह 25 पॉइंट, वो जो डिप था वो 25 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी 125 पॉइंट लो से रिकवर करके कामकाज कर रहा है और सारा दारोमदार है ग्लोबल क्यूज पे। वो यूएस के फ्यूचर्स अगर बने हो तो स्क्रीन पर लेकर आइएगा, सब मजबूती के साथ, आधे % के आसपास के उछाल के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय आधे से 3/4% का उछाल है। तो यूएस में वो 2 दिन के पेन के बाद, 3 दिन के पेन के बाद वहां पे आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ का हम काफी हद तक फायदा उठा पा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े आने हैं यूएस के, हमारे, और उन सबसे पहले ये स्ट्रेंथ आपको मार्केट्स में देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे कहा है, ये जो अपटिक्स हैं शायद थोड़े से फ्रेजाइल नजर आते हैं। ये कहानी अब तक की। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा तो समझ में आएगा कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी पॉकेट्स हैं जो इस समय बाजार की मदद कर रही हैं। पेनल्टीमेट सेशन है कल की एक्सपायरी से पहले वाला। HDFC, ये सब, रिलायंस सुबह प्रेशर वाला, HDFC, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ये सब वो स्टॉक्स जो मदद करते हुए आपको इस समय नजर आएंगे। हर तरह के पॉकेट्स हैं, FMCG, बैंकिंग, IT, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली। एक बार ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखा दूं जो प्रोड्यूसर साहब बना के लाएं, उसके बाद पैनल को खोलेंगे और उनसे बातचीट की शुरुआत करेंगे। वो टीजर भी दे दूंगा पैनल का मैं। लाइए भाई ट्रेंडिंग स्टॉक्स, डायरेक्टर साहब दिखाइए क्या बना के लाए प्रोड्यूसर साहब आज के लिए। तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। कोल इंडिया 3% मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। पावर ग्रिड, सरकारी कंपनीज आज फॉर्म में 3% के आसपास, 3.25% के आसपास पावर ग्रिड मजबूत है। वायदा में कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा, मिड कैप इंडेक्स पास नजर आएगा, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स लेकिन बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उनमें से कई सारे स्टॉक्स पर हम लोग आगे चर्चा भी कर लेंगे। IDFC वन ऑफ द टॉप गेनर्स था वायदा का कुछ देर पहले जब मैं चेक कर रहा था, 5% उछाल के साथ ट्रेड। इवन डाबर, FMCG ने काफी पेन झेला था, लास्ट हफ्ते दबाव में था, इस हफ्ते भी वीकनेस को बहुत बढ़िया हमने एक्सपर्ट के साथ बुनाया था। मानस ने तो कई सारे FMCG स्टॉक्स में सेल कॉल्स भी दिए थे। अब वो प्रेशर से उभरने की कोशिश करता हुआ, इस पे आज डिटेल में चर्चा कर लेंगे। डाबर 3.25% का उछाल दिखाता हुआ। डाबर की पिछले हफ्ते क्वार्टरली अपडेट आए थे, उसके बाद से स्टॉक दबाव में था। मंदी के ट्रेंडिंग शेयर्स, अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% दबाव। एशियन पेंट बढ़िया आउट परफॉर्मेंस के बाद फाइनली प्रेशर माउंट हो रहा है। सुबह, आज भी सुबह 1.25% उछाल के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन अब वहां से पूरा घूम गया। 1.5% से ज्यादा की कमजोरी। लॉरस लैब्स दबाव में, जी एंटरटेनमेंट में प्रेशर 2% के आसपास। ये दोनों स्टॉक्स कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, मैं अंदर आ रहा था तो उससे पहले मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग टीजर देख रहा था इस शो का, बॉन्ड्स का इक्विटी कनेक्शन। कुछ मनी मार्केट का हमारे बाजार से कनेक्शन ड्रॉ करा है आपने आज? नहीं, हो रहा है मनी मार्केट में एक्चुअली काफ़ी तहलका मचा हुआ है आशीष। और मनी मार्केट में एक ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें जो रेट्स हैं वो सितंबर एंड के मुकाबले जो अब रेट्स चल रहे हैं उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि एक तरीके से मार्केट ने तो अज्यूम कर लिया कि एक रेट हाइक हो चुकी है। तो आगे ऑब्वियसली RBI की पॉलिसी में भी रेट हाइक आएगी, लेकिन जो 364 दिन का टी-बिल रेट है वो 4 अक्टूबर को 6.78 था, वो बढ़कर हो गया 7.02। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब है कि ये जो बोरोइंग आपको करनी पड़ेगी वो अब आपको इस लेवल पे करनी पड़ेगी। तो एक इंटरेस्ट रेट का फैक्टर काफ़ी हाई हो गया है। और मैंने हमेशा नॉर्मली एक चीज़ नोटिस की है कि मनी मार्केट हमेशा लीड करती है और स्टॉक मार्केट उसको फॉलो करती है। तो मनी मार्केट में जब भी एक तरीके का इस तरीके की हलचल आती है वो आपको एक सावधान कर देती है स्टॉक मार्केट को लेके कि थोड़ा सा सावधान हो जाइए, स्पेशली बैंक निफ्टी को लेके। तो थोड़ा सा वहाँ सावधान हो जाइए। जो मेरी गट फीलिंग है, जो मैं सुबह भी कहा था, मैं वापस दोहराऊंगा इस बात को कि मार्केट में एक लास्ट लेग बाकी है क्लीनिंग आउट का। और वो जो क्लीनिंग आउट है वो जो मैं सुबह भी बोला था कि इफ आई स्टिक माय नेक आउट, मतलब एक अपनी गर्दन बिल्कुल में रख दूं, अक्टूबर में जो मार्केट का लो बनेगा वो आपको काफ़ी टाइम तक ब्रीच नहीं होगा। तो वो एक आपके लिए शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद नहीं लेके आएगा, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन वो उसमें आप उस पूरे उसमें रह पाएंगे कि नहीं। अब वो 17,000 पे रुकेगा, 16,800 पे रुकेगा, या फिर ऑल द वे नीचे जाके 16,200 तक जाएगा, ये कहना मेरे लिए अभी इम्पॉसिबल है। लेकिन एक जिसे कहते हैं एक लास्ट लेग मार्केट के डिक्लाइन का वो अभी मार्केट में बाकी है। आज का जो मूव है इसको मैं प्योरली ओवरसोल्ड नेचर से शॉर्ट कवरिंग की तरह से देखता हूँ। और जो यूएस में डेटा आने हैं उससे पहले थोड़ी सी फ्यूचर्स में भी तेजी वहाँ भी वही हो रहा है। हाँ। वहाँ भी वही हो रहा है। लेकिन यूएस में पिछले 3-4 दिन से देखिए आप हो क्या रहा है आशीष। आप जब सोने जा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यूएस मार्केट अच्छा कर रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि
रेड में बंद हो रहे हैं, या मतलब लो के ज़्यादा करीब बंद हो रहे हैं हाई के बजाय। ठीक है, तो वो एक जो फेज था जिसमें बाय ऑन डिप्स प्ले आउट हो रहा था, अब वो सेल ऑन रैली प्ले आउट हो रहा है। तो अभी एक बार के लिए मार्केट ने आपको एक वो दे दिया, एक ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं कहूँगा इसको मैं, क्योंकि ओवरसोल्ड थे, वहाँ से आपको मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल दे दिया। लेकिन इस तेज़ी में अगर आप ट्रेडर हैं, नियर टर्म ट्रेडर हैं, तो इस रिकवरी को ये ना समझे कि मार्केट ने एक लो बना लिया अपना। मेरे ख्याल से एक लो बनना बाकी है मार्केट का। बिल्कुल ठीक है, और सही कह रहे हैं आप। कल रात में भी ऐसे ही हुआ था, डाउ सोते जाने जा रहा था तो 400 सवा 400 पॉइंट ऊपर था, वो डाउ पूरे गेंस गवा के महज 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। तो नियर डेज लोज यूएस के बाजार क्लोज होते हुए नजर आए थे। ठीक बात, यह है बाजार पे अब तक की बढ़िया से व्यूज। फ्लोर खोल दीजिए, जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं इस समय कमाई का अड्डा में हमारी आज की क्लोजिंग में मदद करने के लिए। जेम फाइनेंशियल से राहुल शर्मा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, राजेश सतपुते साहब, प्रकाश गाबा सर, मानस जायसवाल, और आपको आपकी स्क्रीन पे जियोजीत से गौरांग शाह सब नजर आएंगे। आगे चंदन तापड़िया भी जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल से। ये एक्सपर्ट पैनल होगा जो अब इस बचे हुए ट्रेडिंग सेशन में हमारी मदद करने जा रहा है। शुरुआत कर देता हूं, लेकिन पहले इन लोग के चुने हुए एक एक बेहतरीन स्टॉक आइडियाज के साथ वो स्टिंग प्ले आउट कर दीजिएगा। सबसे पहले राहुल शर्मा साहब आपके पास आ रहा हूं, कौन सा स्टॉक है जो इस समय आपका टॉप ट्रेडिंग बेट है? जी आशीष जी, देखिए मैं काफी सहमत हूं अनुज की बात से कि एक कैपिचुलेशन लो निफ्टी में बनना बाकी है। आई थिंक 16,800 पे बनता है, 16,600 पे बनता है, टाइम विल टेल। बट जो हिसाब से मार्केट का सेटअप है, आई थिंक 17,100 का आज का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,100 पेन पॉइंट भी है एज पर यस्टरडे ऑप्शंस क्लोजिंग डेटा। तो मुझे लगता है कि 17,100 के ऊपर अगर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पर पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए इस बाउंस बैक को। और 17,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती तो आई थिंक कहीं ना कहीं कल के एक्सपायरी यानी कि वीकली एक्सपायरी के लिए सेंटिमेंट काफी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। अब जहां तक स्टॉक सेटअप की बात है, देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कल के सेशन में कम गिरे, आज के सेशन में पार्टिसिपेशन है ऊपर में। उनमें से एक सेटअप है एनबीएफसीज में बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने जो लास्ट 3 सेशन का एक जो सेटअप है, हायर लो का जो सेटअप है, उसे उसने वायलेट नहीं किया। निफ्टी में हमने देखा है तकरीबन 17,300 के लेवल से 17,000 के नीचे तक जाके आया, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ बजाज फिनसर्व में बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 1,800 रुपए तक जाने के लिए तैयार है, तो इसे पोजिशनल बेसिस के लिए बाय कीजिए। बजाज फिनसर्व को 1621 का स्टॉप लॉस लगाइए, सितंबर का लोएस्ट पॉइंट था ये। 1621 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। 1800 से लेकर 1850 तक के लेवल्स मुझे लगता है बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं आने वाले 8 से 10 सेशन में। के बजाज फिनसर्व पे कॉल है। एक तो चार्ट देखते हैं जरा, सबसे पहले बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेकर आइए वापस, क्योंकि जब भी हमने शो स्टार्ट किया था तो बात हो रही थी कि 39,000 के ऊपर निकलेगा कि नहीं, और ये देखिए क्या एकदम से उछाल आया बैंक निफ्टी में। 39,070 का लेवल बैंक निफ्टी का आया एकदम से लास्ट के 15 मिनट में, अच्छा खासा उछाल। तो जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है वो मोस्टली बैंक निफ्टी में आ रही है, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इनफैक्ट बैंक निफ्टी में आ रही है। और इंटरडे में अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक्सिस तो खैर काफ़ी स्ट्रांग है ही पिछले 3-4 दिन से, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक में काफ़ी तेज़ी। इनफैक्ट कोटक आज सुबह से काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी है आज कोटक की, और ये कंट्रीब्यूशन भी आप देख ही रहे हैं निफ्टी बैंक पर। और एक और प्लेट मुझे देखनी है, जरा निफ्टी फ्यूचर्स की प्लेट दिखाई जो निफ्टी स्पॉट के साथ आती है, क्योंकि दोपहर के शो में जब बात हो रही थी तो निफ्टी फ्यूचर्स पे करीब करीब 6 पॉइंट का डिस्काउंट था। अब देखिए डिस्काउंट बढ़कर कितना हो रहा है इस समय, करीब करीब ये है निफ्टी फ्यूचर्स, ये डिस्काउंट अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये शायद चेंज नहीं हो रहा है, वो ऊपर सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कितना डिस्काउंट है ये मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। एक्चुअली ये आना चाहिए, वैसे इसको चेंज करते हैं। चलिए, निफ्टी का 17,096 है निफ्टी फ्यूचर्स इस समय, और इस समय स्पॉट है 17,110 पर, तो करीब करीब 11 पॉइंट के करीब का मोटा मोटा डिस्काउंट है। तो ये इसका मतलब ये है कि ऊपरी लेवल पर शॉर्ट्स फंस रहे हैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि उस मार्केट को नीचे लेकर आएँ, लेकिन मार्केट नीचे आ नहीं रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। प्रकाश गाबा जी को भी जोड़ लेते हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पहली ट्रेड शो की। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू अनुज जी। बस जो स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है एचडीएफसी बैंक में बैंकिंग क्षेत्र में लगता है एक अपूर्व मिलना चाहिए, और एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलर यहाँ पे थोड़ा गैप थोड़ा ज्यादा है, उससे यहाँ पर एक अपूर्व मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 1411 में, लगता है कि 1430 तक जा सकता है कल तक। स्टॉप होगा 1400।
और 1405 होगा तो भी चल जाएगा HDFC बैंक, ध्यान देना चाहिए। बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स इस समय बाजार को ड्राइव कर रहे हैं और वही एक्सपर्ट्स के रडार पे भी बजाज फिनसर्व और बजाज फिनसर्व के बाद दिग्गज HDFC बैंक अच्छा मूव दिखा रहा है और गावा सर कह रहे हैं कल तक और अच्छे बढ़िया अपटिक शायद डिलीवर करके दे, खरीदारी करने के यहां पे मौके। सतपुते साहब क्या रडार पे है इस समय की प्रिफर्ड पिक? गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून सर जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर तो सर बैंकिंग पे ही है। जैसे सुबह में बात किया था, सिटी यूनियन बैंक अभी भी वो दिन के हाई पे है। तो देखिए जो छोटे टिकट साइज है वहां पे मोमेंटम अच्छा मिल रहा है। मुझे लगता है वहां पे जो ट्रेडर है वो बंधु सब छोटे बैंक्स पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो सिटी यूनियन बैंक के बाद आज मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट रहेगा दैट शुड बी फेडरल बैंक। अच्छा, फेडरल बैंक क्यों? क्योंकि फेडरल बैंक देखिए टेक्निकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, फ्लैग फॉर्मेशन का एक जो प्राइस पैटर्न है उसका ब्रेकआउट मिला है। और जो ब्रेकआउट का लेवल था निकले वो था करीबन 124 का, जहां पे ये अटक रहा था। तो 124 के ऊपर बाय बन रहा है, तो 125-50 पे चल रहा है। कीप योर स्टॉप लॉस एट 123। 125-50 पे बाय बनेगा, 123 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो रहेगा 130-132। इस रेंज तक मुझे लगता है फेडरल बैंक का मूव, स्विंग ट्रेडिंग का मूव मिलना चाहिए। कि फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, सब बैंकों की बात हो रही है। एक बजरा इंट्राडे लेकर आइए IDFC ट्विंस को, IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों के दोनों इस समय डे हाई। IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अच्छा खासा आप तेजी देख रहे हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पॉकेट जो है उसमें अच्छी खासी तेज़ी अब आप देख रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक भी चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। बाकी देखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये सब स्टॉक्स अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी को वापस लेकर आइए, 39,049 के करीब है ये आशीष यहाँ पे। अच्छा, ये इस लेवल की एक अहमियत है 39,000 की। 39,000 की अहमियत इसलिए है कि अगर आप बैंक निफ्टी का कल की जो एक्सपायरी है उसका डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट 39,000 की कॉल पे ही है। और 39,000 की कॉल में करीब करीब आज भी 5.25 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। और इसका ओपन इंटरेस्ट अब हो गया करीब करीब 33 लाख शेयर का। इसका प्रीमियम है करीब करीब 290 रुपये। तो जो एक उसमें से करीब 80 रुपये का इजाफा हुआ है जो आज हुआ है। तो करीब इसका पहले का प्रीमियम था करीब करीब 200 रुपये। तो जो 39,000 का कॉल राइटर है, अगर आप उसकी तरफ से सोचें कि वो क्या सोच रहा है, तो 39,200 के ऊपर वो ट्रबल में आएगा क्योंकि एक्सपायरी कल ही है। तो और ये ओवरनाइट प्रीमियम की भी काफ़ी वैल्यू है। तो कल सुबह ऑब्वियसली टाइम वैल्यू एकदम से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी उस ऑप्शन की। तो 39,000 का जो कॉल राइटर है वो कितना इसको अब पकड़ के रख सकता है। जो 33 लाख का ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो हम 34 के करीब हो गया है अब ये ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का 39,000 की कॉल का। हाँ, 34.32 लाख शेयर्स ये कल की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट है। करीब करीब 6.5 लाख शेयर इसमें जुड़े हैं और जैसे मैंने कहा 290 रुपये इसका प्रीमियम है। तो 39,200 के करीब जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल है, वो थोड़ा सा उस पर नज़र रखनी होगी। मानस जायसवाल से भी कॉल ले लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए IDFC फर्स्ट बैंक पे मेरी नजर है और IDFC लिमिटेड पे मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था जब 72 के लेवल्स रीच हुए थे और शायद उसी तरह का ब्रेकआउट हमें IDFC फर्स्ट बैंक में आज देखने को मिला है। कंसोलिडेशन के बाद 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद IDFC फर्स्ट बैंक ने आज 55 रुपए के लेवल्स को ब्रीच किया है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर करेंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए। 5350 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना और 5850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है IDFC फर्स्ट बैंक में। ऑप्शन भी ले सकते हैं। 55 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। 2 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 1 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 4 रुपए के टारगेट के लिए। बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, मिड कैप स्पेस, सिटी यूनियन बैंक के बाद आया था फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के बाद सिटी यूनियन बैंक सुबह का ट्रेड था, सटीक पड़ा था। फेडरल बैंक इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड और साथ में IDFC फर्स्ट बैंक। गजब के मूव्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने पूरी तरह से बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स ही सारे के सारे इस समय के टॉप कॉल्स की तरफ के तौर पे दिए हैं। क्विकली रिविजिट कर रहा हूं। बजाज फिनसर्व पे बाय है 1800 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने का मन है। खरीदारी 55 के कॉल ऑप्शन के थ्रू भी चेज करी जा सकती है, वो एक और बेहतर विकल्प हो सकता है जो मानस हाईलाइट कर रहे हैं। गाबा सर ने दिग्गज HDFC बैंक, सतपुते साहब ने फेडरल बैंक की बात करी। ये है इस समय के सारे बढ़िया प्रेफर्ड ट्रेड्स। और इस बीच गौरांग सर से भी जान लिया जाए
जियोजीत में वो लोग फंडामेंटली क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं? गौरांग सर, क्या पसंद आ रहा है? धन्यवाद आशीष, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी टीवीएस मोटर्स, इसके हाल ही के मैं आंकड़े देख रहा था और इन्होंने कुछ समय पहले 2 नए लॉन्चेस किए थे मोटरसाइकिल सेगमेंट में। वहाँ पर एक बेहतरीन ट्रैक्शन आता हुआ दिखता है। मेरे ख्याल से 1070-75 के आसपास मौजूदा स्तर है। और इवन ऑन दी अदर जो मोटरसाइकिल इनके पास है वो सेगमेंट में अगर आप देखें तो जो 300 सीसी के ऊपर की जो मोटरसाइकिल है वहाँ पर भी आपको एक अच्छा अट्रैक्शन और मांग, और क्योंकि एक त्योहार का सीजन आ रहा है, दिवाली का सीजन आ रहा है, हमें लग रहा है कि एक अच्छा आंकड़ा महीने दर महीने बिक्री का आ सकता है। और जिस तरीके से ऑर्डर बुकिंग हुई है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से अगर आपका थोड़ा बहुत समय है आपके पास तो टीवीएस मोटर एक बेहतर विकल्प होगा। ओके, टीवीएस मोटर काफ़ी आउट परफॉर्म किया टीवीएस ने एक्चुअली। कल ही बात कर रहे थे हम शो में कि टीवीएस, बजाज और हीरो में क्लियरली टीवीएस ने, क्योंकि टीवीएस ने जो ईवी स्पेस है उसमें ट्रांजिशन थोड़ा फास्टर किया है और उनकी सब्सिडरी में थोड़ा सा काफ़ी दमखम है, इसके लिए टीवीएस ने आउट परफॉर्म किया है। चलिए आशीष, अब मैनेजमेंट को जोड़ लेते हैं, एक डेल्टा कॉर्प की मैनेजमेंट को जोड़ लेते हैं। नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं, लेकिन स्टॉक में हल्की सी गिरावट है क्योंकि शायद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स अच्छे आएंगे, तो और वो नंबर्स अच्छे आए हैं। हमारे साथ सीएफओ डेल्टा कॉर्प के हार्दिक देबार मौजूद हैं। हार्दिक जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। अनुज बात कर रहा हूँ आपसे। नॉर्मली मैं CNBC TV 18 में बात करता था, लेकिन अब मैं उस साइड से इस साइड में आ गया हूँ, तो यहाँ पर आपके साथ पहला इंटरव्यू। तो पहले तो आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अनुज, मुझे जब पता चला कि आप इंटरव्यू करने वाले हैं तो एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी, CNBC आवाज तो खैर है ही, पर आप एक बड़ी वजह थी जब मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अनुज। थैंक यू हार्दिक जी। तो अब इशू ये है कि लास्ट क्वार्टर इस साल का, मतलब पिछले साल का ये वाला क्वार्टर तो काफ़ी ख़राब था, तो उसके मुकाबले नंबर्स अच्छे आने थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ से आगे क्या, क्योंकि 2-3 स्टेट्स ने थोड़ा ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी लगानी शुरू की है या हिंट दिया है कि पाबंदी लगा रहे हैं। आपको लग रहा है कि उससे आपके बिजनेस पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा आगे जाते हुए? देखिए अनुज, आपको ये नतीजों का विश्लेषण अगर करें तो जो मुख्य रेवेन्यू है हमारी, वो गोवा पे ऑफलाइन कसिनोज से आ रही, और फॉर्चुनेटली वहां पर एकदम ही स्टेबल एनवायरनमेंट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है वहां पर। और जो भी आगे फ्यूचर की ग्रोथ आने वाली है वो ऑब्वियसली लायन शेयर ऑफ ग्रोथ एंड रेवेन्यू ऑफलाइन गेमिंग से आएगी। जहां तक आपने ऑनलाइन गेमिंग का सवाल उठाया है, हाँ, एक आध दो नए स्टेट्स हैं जिन्होंने कुछ एक नए कायदे नियम इंट्रोड्यूस किए हैं। फॉर्चुनेटली डेल्टा टेक गेमिंग, जो कि डेल्टा कॉर्प की 100% सब्सिडरी है, उसका जो बिजनेस है वो पैन इंडिया काफी स्प्रेड हुआ पड़ा है। तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट पे हमारा डिपेंडेंसी फैक्टर जिसे कहते हैं वो इतना ज्यादा नहीं होने की वजह से इमीडिएट रिएक्शन या इमीडिएट इम्पैक्ट तो कुछ मुझे नहीं लगता होगा। इसमें खाली एक ही चीज होएगी कि जैसे जैसे कोई ऐसा कदम कोई स्टेट उठाएगा तो जो ऑपरेटर्स हैं वो न्यायिक रास्ता चुनेंगे और फाइनली देयर हैज टू बी क्लैरिटी। तो ये दिस विल ओनली हेल्प अस गेट मोर क्लैरिटी ऑन द एंटायर रेगुलेशन एंड क्लैरिटी ऑन हाउ टू ट्रीट दिस सेगमेंट एंड दिस बिजनेस। ठीक है देवर साहब, आप कह रहे हैं ज्यादातर ऑफलाइन आता है, तो एक तो ऑनलाइन का कंट्रीब्यूशन इस समय है कितना रेवेन्यूज में? दूसरा, वो बात चलती रहती थी कि ऑनलाइन गेमिंग में वैल्यू अनलॉकिंग, क्या तैयारी उसकी, और इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में क्या वो टलता हुआ नजर आएगा क्या? क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो आई गई। दो चीजें हैं। पहला आपका सवाल था कि कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो आज अगर आप 6 महीने के जो हमारे नतीजे हैं अगर उसको देखते हैं तो करीब हमने 650 करोड़ की रेवेन्यू रजिस्टर की है। उसमें से करीब 100 करोड़ इज व्हाट द ऑनलाइन हैज कंट्रीब्यूटेड ऑन द रेवेन्यू साइड। एज रिगार्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न्ड, क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, ग्रोथ फेज में है, तो ऑनलाइन जो है वो ब्रेक इवन के स्तर पे चल रहा है। वैल्यू अनलॉकिंग की जहां तक बात की जाए तो ये है कि हमने कुछ
4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले सेबी में DRHP फाइल किया हुआ था और पिछले हफ्ते ही हमें उसकी गो अहेड और अप्रूवल मिली है IPO के लिए। तो ये निर्णय ये लिया है डेल्टा के मैनेजमेंट ने और डेल्टा के बोर्ड ने कि मिक्स्ड इश्यूएंस कर रहे हैं हम लोग। वन इज ए ऑफर फॉर सेल एंड प्राइमरी इश्यूएंस। टोटल इश्यू साइज करीब 550 करोड़ की रखी है। उसमें से 250 करोड़ के करीब जो है वो ऑफर फॉर सेल होगा। डेल्टा थोड़ा सा डाइल्यूशन करेगी अपने स्टेक का सेकेंडरी फॉर्म। तो ये सब तो ठीक है, वो सेबी से अगर मंजूरी मिल गई तो आप जो टाइमलाइन डिसाइड की थी स्टिक करोगे, आप लोग उसे टालोगे नहीं, आप ये कह रहे हो, इन अनसर्टेनिटीज के बीच में? अनसर्टेनिटीज तो हमेशा रहने वाली है। वी विल हैव टू, हम लोग को ये रोड शोज वगैरह कंडक्ट करके मार्केट का जायजा लेना पड़ेगा और उसी के असेसमेंट के बेसिस पे निर्णय लिया जाएगा कि अभी लॉन्च करना है या कुछ देर रुक के करना है। बट जहां तक हमारा अंतर्गत मंतव्य ये है कि हमारी तरफ से कोई डील नहीं होगी और देरी नहीं होगी। आपकी तरफ से कोई डील नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो 250 करोड़ का OFS और बाकी फ्रेश इशू, तो 250 करोड़ का डेल्टा कॉर्प क्या करेगी हार्दिक जी? ये अपना मतलब इसमें कुछ एक्सपेंशन प्लान में यूज होगा, डेट में यूज होगा, कैसे यूज होगा? डेल्टा एक डेट फ्री कंपनी अनुज, आपको ध्यान होगा। हाँ। ये 250 डेल्टा रेज करेगी। आपको और भी एक बहुत पता है कि हम एक नया वेसल लॉन्च करने की सोच रहे हैं जो अगले साल आ जाएगा। उसके अलावा एक इंटीग्रेटेड रिसोर्ट प्रोजेक्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो मोपा एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट गोवा में बन रहा है, उसके सामने के जमीन के टुकड़े पे हमारा एक 100 एकड़ का पार्सल है जिसपे हम लोग ये पूरा इंटीग्रेटेड रिसोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये हालांकि हमारे पास आज की तारीख में 550-600 करोड़ का कैश ऑन बुक्स है। दिस 250 करोड़ जो हम सेकेंडरी सेल में करेंगे, दैट विल ऐड टू दैट किटी and that will go towards the investment from Delta into these two projects. अच्छा, एक चीज और, एक बीच में स्टॉक के लिए ओवरहैंग बना था जब रारे एंटरप्राइजेज और रिलेटेड एंटिटीज अपना कुछ स्टेक ऑफलोड कर रहे थे। लास्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न तो नजर नहीं आता, तो मतलब मैं अज्यूम करूं कि सारा ही स्टेक खत्म हो गया उनका, अब कुछ नहीं बचा है। दूसरा, वो मार्च से जून के बीच में शेयरहोल्डिंग पैटर्न्स में बदलाव आया। उस बीच आपने भी, आपका एक अडवाणी होटल्स में 27-28% के आसपास का तगड़ा स्टेक था, वो भी आप लोगों ने पूरा ऑफलोड कर दिया। जब रारे आप में बेच रहा था, आप वहां पे बेच रहे थे। मुझे पता नहीं आपका ये डेटा कहां से आ रहा है। रेयर एंटरप्राइजेज ऑफ कोर्स ने सारा उसका जो शेयर होल्डिंग था डेल्टा में वो बेच दिया है। दे आर नो लॉन्गर स्टेक होल्डर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जहां तक अडवाणी का सवाल है, हमारा ओरिजिनल होल्डिंग था 35-36%, वहां से थोड़ा बहुत डाइल्यूट करके आज 27-28% पे है और वो वैसे का वैसा है। हमने उसको डाइल्यूट नहीं किया, लिक्विडेट नहीं किया। हालांकि हम उसको बेचना चाहते हैं, अगर कोई अच्छा बायर मिलेगा, अच्छे प्राइस पे मिलेगा तो हम जरूर बेचना चाहेंगे। ये हमने ऑन रिकॉर्ड काफी बार कहा है। चलिए ठीक है हार्दिक जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। नंबर्स अच्छे थे जैसा मैं कह रहा था, और कैश रिच कंपनी, और आगे जाके और कैश आएगा इनके पास जब ये IPO लेकर आएंगे अड्डा 52 का, जो उनकी ऑनलाइन गेमिंग है और एक्चुअली काफ़ी जैसे कहते हैं पायनियर है ऑनलाइन गेमिंग में। अड्डा 52.com और पोकर में काफ़ी, पोकर और स्टॉक मार्केट काफ़ी रिलेटेड है। आशीष, आपको पता है मैं एक्चुअली काफ़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ स्टॉक मार्केट में पोकर की। और हाँ, जैसे ऑल इन या मतलब एक होता है, जैसे ऑल इन क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक समय जैसे 3-4 चीज़ें हैं, ये पिच आपको लग रही है एकदम फ्लैट, गेंदबाज आपको लग रहा है थका हुआ, तो आपको फिर सीधा 6 सिक्सेस मारने, जैसे युवराज ने मारे थे ब्रॉड के अगेंस्ट, वो काफ़ी वो ऑल इन होता है कि अपना सारी की सारी एनर्जी झोंक दो। एक होती है पिच संभाल के थोड़ा खेलने वाली, उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा संभल के रहना होता है, तो उसमें आप थोड़ा धीरे धीरे खेलते हैं, तो उसको कंजर्वेटिव प्लेयर बोलते हैं, ठीक है ना वो उसको। और पोकर में एक टर्म होता है शार्क और एक होता है फिश। शार्क होता है जो एक बड़ा प्लेयर होता है, मतलब जिसने कई मार्केट साइकिल देखी हैं, जो समझता है मार्केट की सारी साइकिल्स को। और बाकी होती हैं फिश। सबको पोकर में और स्टॉक मार्केट में ना एक चीज़ कॉमन है, सबको लगता है कि उन्हें पता है, लेकिन कईयों को नहीं पता होता है। तो वो जो होती है वो होती है छोटी मछली फिश,
उसको जो कि शार्क खा जाती है। तो स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। तो आपका जो एम है वो शार्क बनने का होना चाहिए, आपका एम फिश बनने का नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास भी एक शार्क है, गाबा जी, जो जब भी जाते हैं गोवा, तो गाबा जी जब आप गोवा जाते हो तो डेल्टा कॉप में ऑल इन होता है क्या आपका? मैं कभी कसीनो में? गया ही नहीं। हैं? मैं तो गया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? वीकेंड पे जाते हो आप, कभी कसीनो नहीं गए क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं, दूर से भी नहीं देखता मैं। उसमें कंट्रोल रिस्क नहीं होता ना, यहाँ पर कंट्रोल रिस्क होता है, स्टॉक लॉस हमारे हाथ में है, वहाँ पर हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक स्टॉप लॉस वहाँ नहीं लग पाता है। वो वहाँ पे साइकोलॉजी होती है ना, वो अलग होती है, तो वो स्टॉप लॉस वहाँ पे लग नहीं पाता है। जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, जज्बाती हो जाते हैं। राहुल, आपका कोई व्यू डेल्टा कॉप पे ट्रैक किया है इसको? तो जी हाँ, देखिए ओवरऑल जो टेक्निकल सेटअप है डेल्टा कॉप का, मेरे हिसाब से काफी 8-10 सेशन से जो हमने वोलेटिलिटी देखी है, मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी अब सेटल होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया तकरीबन 200 रुपए के आसपास, और मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। तो अगर पोजिशनल व्यू लेते हैं, लाइक अगर महीने भर का व्यू लेते हैं, तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल है। मैं सरप्राइज नहीं होगा ऊपर में 250 से 260 तक के लेवल्स हमें देखने को मिले। देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट एवरेज ट्रैक करता हूँ, 12 महीने का जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो इस स्टॉक ने इस महीने पहली बार क्रॉस किया है, और वो एवरेज एग्जैक्टली अभी 218 के आसपास है। तो 218 के ऊपर बायस मेरा इसमें पॉजिटिव रहेगा। 200 का स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि ये जब एवरेज क्रॉस हुआ है नीचे से, लास्ट मंथ इसने अटेम्प्ट किया था, इस मंथ वापस अटेम्प्ट कर रहा है, और अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, जो कि लगता है कि होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तकरीबन 15% की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर आ सकती है। चलिए, आज का 4 का चौका का मैं पहले टीजर दे देता हूं ताकि हमारे एक्सपर्ट्स रेडी रहें। एक तो बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग करके दी थी 2:10 में जब जुड़े थे सब, और अब कुछ ही देर बाद और भी बढ़िया स्टॉक्स का तड़का आने वाला है। 4 का चौका का टीजर दिखाइए, और एक एक करके मैं सारे नाम ले रहा हूं। सस्ता ऑप्शन के लिए राहुल जी आपके पास आने वाला हूं, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्लीज रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए आज हम लोग जाएंगे राजेश सतपुते साहब के पास। सतपुते साहब, एक बढ़िया सा वायदा बाजार का प्रेफर्ड आइडिया रेडी रखिएगा। चार्ट का चमत्कार मानस के पास जाएंगे, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग सर के पास। तो गौरांग सर ने एक स्टॉक बढ़िया सा हाईलाइट कर दिया था कुछ देर पहले, और अब कुछ ही देर बाद एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा पिक उनके सौजन्य से। इस बीच लार्सन एंड टुब्रो को सीन पे खींचिएगा। बढ़िया मूव ऑफ बोथ दिखाने की, हैवी वेट अच्छे मूव्स दिखाने की कर रहा है कोशिश। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मानस, जरा लार्सन एंड टुब्रो देखिए, 1900 के लेवल्स पर आके खड़ा हुआ, 1.25% के गेन्स, और पिछले कुछ मिनटों में मेरे ख्याल से 2 बजे जब शो शुरू करा था तब से वो मोमेंटम पिकअप होते ही चले जा रहा है स्टॉक का। देखिए, सपोर्ट तो बहुत बढ़िया जगह लिया है। 50 डे मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग देखने को मिली है। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा 1910 के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर ये 1910 के ऊपर जाएगा तब बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं। 1890 के स्टॉप लॉस से उस टाइम पे आपको खरीदारी करनी है 1950 के टारगेट के लिए। एक और स्टॉक लेकर आइए। निफ्टी में फ्रेश तेजी आई है। लार्सन की बात की आशीष ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक बार इंटरडे चार्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी लेकर आइए, और लगे हाथ आईटीसी का भी लेकर आइए। हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी दोनों में तेजी है। और ब्रेंट का भाव देख लेते हैं एक बार। 94.31 के करीब ब्रेंट है। याद रखिएगा 3-4 दिन पहले करीब 98 के करीब जा रहा था ब्रेंट, और अब थोड़ा सा क्रूड में कूल ऑफ। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है इस समय। HUL इन पर्टिकुलर देखिए, अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है HUL में। इंट्राडे पर मूव आप देख रहे हैं यहाँ पर। प्रकाश, HUL पे कोई मूव, कोई टारगेट? बिल्कुल अनुज होना चाहिए एक्चुअली मूव, क्योंकि इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कि एक हायर बॉटम बना हुआ है। हाँ, ब्रेकआउट की जरूरत है, लगता है ब्रेकआउट ही मिल जाएगा। फिर करें 2601 आपकी थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको रिकनेक्ट करते हैं आपको एक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मार्केट के लिए? प्रॉब्लम फिर वही HDFC बैंक। एक बार इंट्राडे लेकर आइए HDFC बैंक का, और अगर कैंडल या टिक बाय टिक मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी मार्केट में थोड़ी सी रैली आने की कोशिश होती है, थोड़ा सा ये स्टॉक जो है ये मतलब हल्का सा परेशान करता है। ऊपरी लेवल पर हमेशा आके थोड़ा मार्केट को तंग करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि जो लास्ट का ब्रेकआउट है वो थोड़ा निफ्टी में ज़्यादा है। हाँ, ये कैंडल, इसकी बात कर रहा था मैं, ये जो रेड कैंडल बनी ना आशीष एकदम से, ये बस ये परेशान करती है मार्केट को। HDFC बैंक की हमेशा से ये इसका एक अलग ही अपना एक पैटर्न चल रहा है। हालांकि ऊपर है, अभी भी 0.5% ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी करीब 1% ऊपर होने वाला था,
वहां से थोड़ा सा नीचे आया, वो इसकी वजह से आया। इसकी जिंदगी का जो चार्म था वो गोरों की पसंद। हाँ। वो जो गोरे ही लौट के नहीं ढंग से आ पा रहे, तो इसकी भी जिंदगी थोड़ी सी पस्त पड़ी हुई है। HDFC बैंक वैसे एक बढ़िया ट्रेड राइड कर रहे हैं, इस समय थोड़ा सा पस्त होता हुआ वो बैंक आपको नजर आएगा। चलिए 4 का चौका ले लिया जाए, एक्सपर्ट्स के एक बेहतरीन पिक ले लिए जाए, उसके बाद क्या चल रहा है की भी तैयारी करनी है। यतिन जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। लाइए भाई सबसे पहले सस्ता ऑप्शन और दिखाइए राहुल जी को स्क्रीन पे। राहुल जी, कौन सा सस्ता ऑप्शन आइडिया है सर? देखिए, दीपक नाइट्राइट में एक पोलन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है और अभी लगता है कि ये पोलन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट तकरीबन 2300 रुपए तक इस स्टॉक को ले जा सकता है। तो इसका 2250 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 66-67 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चलिए। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन में आपको तकरीबन 100 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 66 के प्राइस पर बाय कीजिए, तकरीबन 30-35 रुपए की अपसाइड है और नीचे में आप स्टॉप लॉस लगाइए 49 रुपीज का। तो दीपक नाइट्रेट में तेजी की रिकमेंडेशन है, कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है 2250 का। ओके, दीपक नाइट्राइट में 2250 का कॉल ऑप्शन बाय करना है आपको। इस समय 70 रुपए के करीब इसका रेट चल रहा है। अब राजेश सतपुजी जी के पास चलते हैं, F&O में। राजेश, क्या पिक है आपका? अनुज जी देखिए, मेरे हिसाब से एक नजर थोड़ी फार्मा पे भी रहनी चाहिए, डिफेंसिव प्ले भी तो है बाजार में। तो देखिए, फार्मा में अगर कोई काउंटर जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मेंटेन किए हुए है वो है सन फार्मा। सन फार्मा अगर आप देखें इमीडिएट बेसिस पे, अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 955 के ऊपर का बाय बनता है। 958 पे ये चल रहा है, आपको 955 के ऊपर बाय करना है। 970-75 ये इसका स्विंग का टारगेट है, स्विंग का एक टारगेट जोन है। स्टॉप लॉस जो है अकॉर्डिंग टू 955 जो मेंटेन करना है वो रहेगा 948 का। तो छोटा स्टॉप लॉस एंड छोटा टारगेट, दैट इज व्हाट द मार्केट इज। ठीक है, 948 का स्टॉप लगाएं। सन फार्मास्यूटिकल्स में खरीदारी 970-975 तक के लक्ष्य ये स्टॉक देता हुआ नजर आएगा। चार्ट का चमत्कार मानस ने ढूंढ रखा है आपके लिए एक बढ़िया सा स्टॉक। मानस, कौन सा? देखिए, मैं समझता हूँ कि चार्ट का चमत्कार के लिए पावर ग्रिड एक बढ़िया पिक हो सकता है। और पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय इसलिए है क्योंकि अगर आप देखिए तो करीब 12 सेशन से स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके ऊपर नहीं निकल पाया। लेकिन आज जब मूव देखने को मिला, एक प्राइस ब्रेकआउट 213 के ऊपर देखने को मिला, तब स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज दोनों को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 10 रुपए का मूव मिलेगा। तो 225 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 211 के नीचे रहेंगे और 225 के टारगेट रहेंगे। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन में आप ध्यान रखिए 215 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, पावर ग्रिड एक बार एक्सेस वापस दिखाइए। इंट्राडे सुबह आज सबसे पहले इसी स्टॉक की हमने चर्चा की थी और ये आपको बताया भी था कि 10% अब ऊपर हो चुका है इस मंथ के लिए और मार्केट में काफ़ी बज़ है कि शायद एक्सिस के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे और इसके लिए काफ़ी समय के बाद एक्सिस बैंक में इस तरह की आप तेज़ी देख रहे हैं। तो गौरांग, एक्सिस पर कोई व्यू और आपका खुद का कोई मिड कैप पिक? बिल्कुल अनुज, तो एक्सिस पर पहले तो मेरे ख्याल से जो इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे आए थे, पहली तिमाही के नतीजे, वहां पर मेरे ख्याल से कुछ कारणों को लेकर के कुछ दबाव था। हमारा अनुमान ये है कि न तो सिर्फ एक्सिस के अनुज, लेकिन काफी सारे बैंक्स और एनबीएफसीज के जो दूसरे तिमाही के नतीजे होंगे वो काफी बेहतर होंगे और जो क्रेडिट डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग होगी। जहां तक मिड कैप फंडा का सवाल है, तो एक कंपनी है जिसका मेरे ख्याल से चर्चा ज्यादा होती नहीं, इक्लक्स 1360 के आसपास जब मेरी नजर पड़ी थी पिछली बार तब कामकाज हो रहा था। तो हमें लग रहा है कि ये, और पिछले महीने मेरे ख्याल से कुछ बोनस की भी खबरें थी, ये स्पष्टीकरण लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ अंदाजा है मुझे। तो इक्लक्स सर्विसेज मेरे ख्याल से एक बेहतरीन विकल्प होगा। अगर किसका नजरिया थोड़ा बहुत लंबी अवधि का है तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है, इसकी मेरे ख्याल से एडजस्टेड भाव है, ये बोनस आया था 2 पे 1 का बोनस था अगर मैं सही हूँ इक्लक्स का। तो ये है पसंदीदा स्टॉक गौरांग सर की तरफ से। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। सस्ता ऑप्शन राहुल जी की तरफ से था दीपक नाइट्राइट। आपको याद होगा सुबह केमिकल्स की चर्चा हो रही थी, दीपक नाइट्राइट की तेजी हम ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। सचिन ने वो सुबह ट्रेड भी दिया था। इस समय का फिर से सस्ता ऑप्शन ट्रेड आ गया है 2250 का दीपक नाइट्राइट का कॉल 66 पे मेंशन्ड है, उन्हीं लेवल्स पे खड़ा हुआ, 100 के टारगेट्स, 49 का स्टॉप। सतपाल साहब ने वायदा बाजार का सुपरस्टार एक डिफेंसिव चुना, सन फार्मास्यूटिकल्स 955 तक के जोन्स तक एक्यूमुलेट करिए, 948 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस,
70-75 तक के लक्ष्य ऊपर की तरफ। चार्ट का चमत्कार मानस की तरफ से पावर ग्रिड, और चाहें तो तेजी बढ़ाने का एक और तरीका 215 का कॉल ले लीजिए, ₹2.90 का स्टॉप लगाइएगा। वहां पे करीब 5 के आसपास था जब मानस ने मेंशन करा था। और अभी अभी फंडामेंटल पिक के तौर पे गौरांग सर हाईलाइट कर रहे हैं ईक्लाक सर्विसेज। ये है आज का मिड कैप फंडा आइडिया। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो यतिन क्या चल रहा है? नहीं क्या चल रहा है, नहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ, फील नहीं आएगा नहीं तो। क्या चल रही है कि यतिन मौजूद है। आशीष जनरली जो है अपने भोपाली अंदाज में जो है क्या चल रहा है फ्लेवर वहीं से आया। वो तो प्रोड्यूसर साहब ने इज्जत से उसे रहा कर दिया। तो रिया ही था। क्या चल रहा है में क्या है आज? तो देखिए आशीष, अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें ना, तो ईयर टू डेट सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो है ऑटो सेक्टर। ऑब्वियसली 15% का रिटर्न ईयर टू डेट ऑटो कंपनीज ने एज अ पैक दिया है। ऑब्वियसली काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज जो है ख़त्म होने आई है, नए लॉन्चेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके वजह से आपको शायद ट्रेड सेटअप वाइज ऑटो कंपनीज में तेज़ी लगी, प्लस जो कमोडिटी है खास करके स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके दाम गिरने से भी मार्जिन में फ़ायदा होता हुआ दिखाई दिया ऑटो कंपनीज को। ऑब्वियसली जो प्राइस हाइक की वेलोसिटी थी वो थोड़ी कैलिब्रेटेड थी, इसीलिए जो फुल प्राइस हाइक का बेनिफिट आएगा वो शायद आपको Q3 से आता हुआ नजर आएगा। तो Q2 में प्रॉब्ली थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर रह सकता है ईयर ऑन ईयर, लेकिन Q3 से आपको मार्जिन में वो टेलविंड मिलता दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से आगे क्या, ये तो ट्रिगर ऑलरेडी हो गए जिसके कारण आउट परफॉर्मेंस दिखा। आगे चलते हुए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं? सबसे पहले रूरल रिकवरी। मॉर्गन स्टैनली का कल ही रिपोर्ट आया कि उनको लगता है कि रूरल मार्केट फिर से एक बार ज़बरदस्त कंजम्पशन की तरफ देख रहे हैं। मॉनसून काफ़ी नॉर्मल हुआ है तो रूरल मार्केट पिकअप होगा। अगर रूरल मार्केट पिकअप होगा, एक बड़ा कोरिलेशन होता है टू व्हीलर सेल्स में। आप हीरो मोटोकॉर्प की बात कर लीजिए या बजाज ऑटो की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट्स का कहना है रूरल मार्केट थोड़े सुस्त रहे हैं। लेकिन ये फेस्टिव सीजन में अंदाज ये है कि शायद जैसे ही फसलों की बुआई और कटाई शुरू हो जाएगी, आपको दिखाई देगा कि यहाँ कंजम्पशन में पिकअप हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छा कारोबार कर रही है। इनफैक्ट थोड़े दिनों पहले हीरो मोटोकॉर्प ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया, बजाज ऑटो चेतक ला रहा है अपना ईवी, तो वहाँ से भी आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। फोर व्हीलर के तो क्या कहने हैं, मतलब ऑर्डर बुकिंग रिकॉर्ड लेवल पे है। इनफैक्ट अगर आप मारुति, हुंडई, कोई भी OEM के पास चले जाइए, वो कहेंगे हमारे पास रेडी में कोई कार अवेलेबल नहीं है, आपको 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट XUV 700 के लिए वेट पीरियड 12 महीना हो गया, उन्होंने बुकिंग लेना ही शायद बंद कर दिया है। तो उस टाइप का ट्रैक्शन आपको 4 व्हीलर डिमांड में दिखाई दे रहा है। कमर्शियल व्हीकल्स सोने पे सुहागा। फ्रेट रेट्स और जो माल ढुलाई का जो अमाउंट होता है वो लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है। जितना डीजल का दाम नहीं बढ़ा, उससे ज़्यादा आपको फ्रेट रेट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो कमर्शियल व्हीकल्स की अपनी साइकिल है। पिछले 5 महीनों का अगर आप कमर्शियल व्हीकल डेटा देख लें तो आपको साल दर साल बेसिस पे 30, 40, 50% टाइप की ग्रोथ आपको हर OEM लाके दे रही है। सेकेंड क्वार्टर के प्रीव्यू की बात करते हैं, क्या होने वाला है। देखिए Q2 की हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो मारुति का लगभग 36% का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, M&M का 43% का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। टू व्हीलर जैसे भी मैं कह रहा था कि थोड़ा बहुत रूरल प्रेशर था तो फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट भी थोड़े बहुत मार खा रहे हैं। लेकिन अशोक लेलैंड देखिए 65% वॉल्यूम ग्रोथ, आयशर मोटर्स 68% वॉल्यूम ग्रोथ। और सेकेंड क्वार्टर के मार्जिन्स की भी बात करें तो यहाँ आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा सिक्वेंशियली। कितना दिखेगा, तो मारुति के लिए लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट्स। और अगर हम मारुति की बात करें तो इनकी जो ज़बरदस्त बड़ी टॉप लाइन है 10 से 12,000 करोड़ के आसपास की, तो वहाँ 2 परसेंटेज पॉइंट भी बड़ा कमाल कर देती है बॉटम लाइन के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, TVS मोटर जैसी कंपनी के लिए आपको आधे % का मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगा। और अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें और टाटा मोटर्स की बात करें तो डोमेस्टिक कारोबार के लिए भी आपको लगभग 2 से 2.5% मार्जिन सिक्वेंशियली यानी तिमाही दर तिमाही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी सारे आपको टेलविंड्स दिखाई पड़ रहे हैं मार्जिन में सिक्वेंशियली भी। लेकिन आप जैसे ही Q3, Q4 में जाएंगे, जो फेस्टिव सीजन का बेस है और जो अनफुलफिल्ड डिमांड है और जो प्राइस है कंपनी ले ली है, शायद यहाँ से बेटर पोजीशनिंग ऑटो स्टॉक्स की हो सकती है। ओके, देखिए जो लास्ट ट्रेड चल रही थी ना, यतिन ने जो बनाई है ये नहीं, ये वाली ये वैल्यूएशन FY24 वाली, इस पर मैं थोड़ा सा टाइम बिताना चाह रहा था, क्योंकि अभी मैं
3-4 दिन पहले जब डेटा देख रहा था तो उसमें था कि जो ऑटोज़ हैं उनका जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू द 10 ईयर एवरेजेस, लेकिन वो हाई अभी लग रहा है क्योंकि मार्केट क्या प्राइसिंग कर रहा है। ये जो मार्जिन की बात यतिन कर रहे हैं कि अगर यहाँ से मार्जिन में तगड़ा उछाल आया मान लो, ये आप किसी और सेक्टर में इतना फ़र्क नहीं देखेंगे कि FY23 और FY24 के वैल्यूएशन में इतना फ़र्क है। एक बार वापस वो प्लेट लेके आते हैं। FY23 और FY24 के जो वैल्यूएशन है उसमें इतना फ़र्क और किसी सेक्टर में आपको नहीं दिखाई देगा। मारुति देख लीजिए, 35 टाइम में आपको बहुत महंगा लगेगा, 24 टाइम एकदम से कंफर्ट देगा। आयशर और ये 24 भी हो सकता है कि अगर EPS और बढ़े तो शायद और कम दिखे। और आयशर मोटर्स भी ऐसा ही है। हीरो मोटो देख लीजिए, हीरो मोटो तो खैर वैसे ही सस्ता शेयर रहा है, उसमें तो कुछ लेगेसी इश्यूज भी रहे हैं। TVS मोटर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मार्जिन का जो एक डेल्टा फैक्टर आता है वो TVS मोटर में आता है। 1% भी अगर इनका मार्जिन बढ़ता है तो उसका काफ़ी इनका इम्पैक्ट आता है नंबर्स पे और वैल्यूएशन पर। तो इसके लिए जो यतिन ने बात बोली, इसके लिए ये टॉप सेक्टर बना हुआ है आशीष। 1 साल पहले कोई पूछता नहीं था, आज सबसे ज़्यादा ऑटो की डिमांड है। अब सबसे ज़्यादा पैनी नज़र रहेगी, यतिन ने जहाँ से शुरू करा था कि रूरल डिमांड के पिकअप के होप्स। ध्यान रखिएगा, जितनी भी ऑटो सेल्स आती हैं, 2 व्हीलर सबसे पस्त, कार्स पैसेंजर व्हीकल्स हम लोग मेंशन करते हैं, एंट्री लेवल का भी डेटा देखिएगा कितना कमज़ोर वो डेटा है। जो डेटा अच्छा है वो किसी SUV की सेल्स, उन सब का ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है, लेकिन एंट्री लेवल और 2 व्हीलर्स दिक्कत में। अगर वाकई रूरल की सेल्स पिकअप होती है तो मूड माहौल चौतरफा सुधरता हुआ नजर आएगा। गौरांग सर ने वैसे आज इंटरेस्टिंगली अपने स्टॉक पिक पे यतिन सुबह क्या मतलब शो जब शुरू हुआ था तब TVS मोटर ही मेंशन कर रहा था। गौरांग सर, आपने फेस्टिव डिमांड के चलते TVS मोटर मेंशन करा था, भाभी जी और आपने खरीदारी शुरू कर दी क्या फेस्टिवल रिलेटेड? अभी नहीं, अभी तो बाकी है, लेकिन एक बात से मैं सहमत हूँ जो अभी यतिन जिक्र कर रहे थे। और क्योंकि हम मुसाफरी ज्यादा करते हैं आशीष, हाँ। तो जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग में पहले एंट्री लेवल या मिड साइज की मांग हुआ करती थी, वहां की जो युवा पीढ़ी है अब हायर एंड मॉडल्स के जा रही है। तो जाहिर है कि एंट्री लेवल तो अपने जगह पर है, लेकिन जो ज्यादातर हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल्स है वहां पर भी आपको योगदान ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग से आता हुआ दिखेगा। ये TVS मोटर्स का पिक तो लूंगा नहीं क्योंकि सबसे प्रेफर्ड पिक जो थी TVS मोटर गौरांग सर ने स्टार्टिंग में ही हाईलाइट कर दी। इस बीच चंदन थापड़िया आपको मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंदन, हाय, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन तो बढ़िया और ये जैसे आप आ रहे हो, मजबूती अच्छी, मोमेंटम अच्छा, 39,000 के ऊपर निफ्टी बैंक, 17,100 के ऊपर निफ्टी। कल की एक्सपायरी के लिए कोई ट्रेड उठा रहे हो क्या आज निफ्टी या निफ्टी बैंक का? देखिए आशीष जी नमस्कार। देखिए इस पूरे 3 दिन में जो मार्केट में मोमेंटम है वो एक दायरे बंद है। नीचे में 16,950, ऊपर में 17,280 और इस दायरे बंद जो ट्रेड का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो कहीं ना कहीं 17,167 171,167 के आसपास है। अभी तक एज ऑन एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू 3 दिन का डेटा देखें तो लगभग 1% डाउन है। ऊपर में कॉल राइटिंग हुई है बट पुट राइटिंग भी इंटेक्ट है। तो हमारा मानना है कि वापिस से दायरे वाली एक्सपायरी रहेगी, हल्का सा पॉजिटिव बायस रहेगा। तो कल के लिहाज से यदि हम बात करें तो 16,982 17,000 सपोर्ट के लिए, ऊपर में एक बार के लिए 17,167 और 17,250 के अटेम्प्ट रहेंगे। तो ओवरऑल 16,982 से 17,250 की रेंज रहेगी और उस रेंज में भी एक बार के लिए 17,167 तक के अटेम्प्ट यहाँ पे बनने चाहिए। तो हल्का सा पॉजिटिव बायस विद सपोर्ट एंड टच टू द वी वेव काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनानी चाहिए। अब आप जब निफ्टी की बात कर रहे हो और मैं बैंक निफ्टी को भी ऐड करना चाहूंगा क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। यदि इस वीक की हम बात करें तो निफ्टी लगभग 1% से ज्यादा गिरा है, जबकि चंदन सॉरी आपका ऑडियो चला गया है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार जी एंटरटेनमेंट का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। एकदम से जी एंटरटेनमेंट में बाइंग, ये देखिए ये इंटरडे चार्ट जी एंटरटेनमेंट का ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप बाइंग एक देख रहे हैं और इसके अलावा 1-2 स्टॉक और लेकर आते हैं। पावर ग्रिड की रिकमेंडेशन हुई थी स्टॉक की इस शो में, वो स्टॉक हाई पॉइंट पर आ चुका है। लासन हाई पॉइंट पर है और भी 2-3 स्टॉक्स हैं जो इस समय अपना हाइज बना रहे हैं। JSW स्टील, एक बार JSW स्टील लेकर आइए इंट्राडे में। और एक बार जरा बात कर रहे थे हम निफ्टी की, क्योंकि इस समय हम बंद हो रहे हैं करीब करीब 17,111 पर। तो कल क्योंकि है एक्सपायरी निफ्टी की और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो अगर यहाँ पर अगर हम बंद होते हैं तो यहाँ से क्या देखिए पुट राइटिंग
आशीष बहुत विजिबल है अब 17,000 पर। तो आज के इस एक्शन ने एक 17,000 पर वापस एक भरोसा दिलाया है और 17,000 पर ही हमारा 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो 17,000 का जो पुट है उसमें करीब करीब 73 लाख शेयर ऐड हुए हैं आज और ओपन इंटरेस्ट पहुंच गया 1.2 करोड़ शेयर का। ये 1.23 करोड़ हो गया अब तो। 50 लाख था कल तक, आज 73 लाख ऐड हुए, तो कुल मिला के ओपन इंटरेस्ट हो गया है इसमें करीब करीब 1.23 करोड़ शेयर्स का। तो वो तो एक आपके लिए एक बेस बन गया, एक अहम बेस बन गया है। 16,900 पर भी थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है। कॉल राइटिंग कहाँ हुई है? 17,000 पे ही थोड़ी सी हुई थी, 17,000 पे करीब करीब 19 लाख ऐड हुए हैं, तो 156 रुपये प्रीमियम है उसका। तो 17,150 160 ये थोड़ा सा एक टफ रेजिस्टेंस जोन है, ये मेरे ख्याल से क्रॉस करना, देखते हैं अगर कल होता है कि नहीं होता है। चंदन वापस जुड़ गए हमारे साथ। चंदन, थोड़ा संपर्क टूट गया था, पूरी करिए अपनी बात। बिल्कुल अनुज, देखिए यही डेटा सेटअप की बात कर रहे थे कि 17,000 के पुट राइटर बाजार को होल्ड करेंगे और 17,167 से 17,250 तक के अपटिक बनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हल्का सा पॉजिटिव बायस के साथ हम इंडेक्स पे ट्रेड करने की सलाह देंगे। सिमिलरली अनुज, बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है कंपैरेटिवली, और बैंक निफ्टी में 3 दिन के डेटा में नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भरोसे है कि 39,250 से लेके 39,500 तक के अपटिक यहाँ पे बनने चाहिए। तो दोनों ही इंडाइसेस नीचे में सपोर्ट ले रहे हैं, बट बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए यहाँ पे ज्यादा भरोसा है। इवन इंट्राडे के लिए भी हम 38,888 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह देंगे और कहीं ना कहीं 39,250 तक के अटेम्प्ट भी यहाँ पे बनने चाहिए। 200, 39,250 कल की एक्सपायरी तक का टारगेट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा चंदन, इस समय का आपका टॉप ट्रेड? देखिए, ट्रेड वाइज बात करें तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्टिव थीम बेसिस पे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। देखिए, बैंकिंग काउंटर अच्छे लग रहे हैं, कुछ ऑटो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। तो ऑटो में यहाँ पे मैं टीवीएस मोटर पे खरीदारी की सलाह रखूंगा। टीवीएस मोटर कंटिन्यूसली हमारे रेडार पे है और ऐसा लग रहा है कि पिछले लगभग 20-25 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब होने के लिए तैयार है। 1080 की कॉल में एक्टिविटी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं 1120 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो टीवीएस मोटर पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे हो रहे हैं। 1060 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1125 से 1140 के अपसाइड यहाँ पे अब खुल रहे हैं ऊपर की तरफ। आज टीवीएस मोटर का दिन है भाई, फंडा भी, टेक्निकल भी, और अभी बार बार चर्चा में आ रहा है। और क्या मूव देना शुरू कर दिया टीवीएस मोटर्स ने। कुछ ही देर पहले इस पे हमने एक फंडामेंटल कॉल गौरांग सर के साथ लिया था। आज ही एक्यूमुलेशन शुरू करा होगा तो आज ही स्वीट स्पॉट में आना शुरू हो गए होंगे आप। चंदन का टारगेट है 1120 का टीवीएस मोटर्स को लेकर। अच्छा, अब कल की तैयारी कर ली जाए, उसके बाद यतिन के पास वापस जाएंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। कल एक तो बाजार बंद होने के बाद आज 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। पहले आएगा विप्रो, उसके बाद शाम को आना है HCL टेक, दोनों पोस्ट मार्केट आएंगे। उसके बाद कल ध्यान रखिए इन्फोसिस के रिजल्ट्स, उसका बायबैक अनाउंसमेंट, माइंडट्री के नंबर्स, आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, आदित्य बिरला वन, आदित्य बिरला मनी, आदित्य बिरला वन कहां से आ गया, साइंट और डेन नेटवर्क्स, ये सारी कंपनीज अपने रिजल्ट घोषित करने वाली हैं। पहले जरा इन्फोसिस का एक्सपेक्टेशन जो हमने बना रखी है वो लेकर आइए स्क्रीन पर। इन्फोसिस ने लास्ट क्वार्टर क्या करा था, Q1 में बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ थी। FY23 का रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दिया था पर मार्जिन पे एक मिस था। ये पिछले क्वार्टर की तस्वीर थी। इस बार क्या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड ये है कि एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फिर से होगा टॉप लाइन पर। डॉलर आय 3% बढ़ेगी Q on Q। कांस्टेंट करेंसी में 4.5% का उछाल देखने को मिलेगा। अब मैं इस पे नहीं जा रहा कि कांस्टेंट करेंसी ज्यादा क्यों डॉलर से, क्योंकि आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं। टीसीएस के केस में ये सब आईटी कंपनीज के साथ इस बार होना है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, बाकी सारी करेंसीज वीकन हुई हैं, इसीलिए डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ठंडी होगी, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सबकी बेहतर देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके केस में मार्जिन जो है 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। 20.5% पे आएंगे। गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो दी थी इन्फोसिस ने 14 से 16% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू पूरे साल के लिए, 21 से 23% मार्जिन्स, होपफुली ये रिटेन करेंगे। तो अभी क्योंकि इंपैक्ट टीसीएस के नंबर्स ने बता दिया है कि थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में साइकिल डिले हो रही है अभी, लेकिन ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। ऑर्डर विंस बढ़िया $8.1 बिलियन के उनके भी आए थे, तो अभी कोई कंसर्न नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से गाइडेंस को छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, यही सारी ब्रोकरेजेस मान रही है। पर इन्फोसिस के लिए बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा सबकी नजर है उस बायबैक के अनाउंसमेंट को लेकर। अच्छा, बायबैक करा जा सकता है नेटवर्थ के 25% तक।
इन्फोसिस का नेटवर्थ खड़ा है 74,000 करोड़ रुपीस पे। 25% होता है इसका 18,500 करोड़ रुपए। ये मैक्सिमम बायबैक लिमिट हो सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं, बायबैक अनाउंसमेंट की तरह होगा। ब्रोकरेजेस जो मान रही है बायबैक का क्वांटम जो होगा वो 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 इसी दायरे में सबके सब है। 11 से 12 पकड़िए, 11 से 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का शायद बायबैक होता हुआ नजर आएगा। ये एक्सपेक्टेड है और ज्यादातर अब तक जितना भी पढ़ा मैंने, जो लास्ट 2 बार हुआ ओपन मार्केट रूट के थ्रू, शायद इस बार भी ओपन मार्केट रूट के थ्रू हो। आइडिया बेसिकली हो अगले 4-5 महीने में प्राइसिंग को सपोर्ट करना, खुले बाजार से खरीदते रहना जब भी स्टॉक में गिरावट आती हो। तो ये ब्रोकरेज एक्सपेक्टेशंस थी रिजल्ट्स को लेकर और बायबैक को लेकर। अब देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आएगा। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नंबर्स आने। सतपुर साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? आशीष जी देखिए, इन्फोसिस चार्टिकली जैसे सुबह भी बात हुई थी, जब तक इन्फोसिस अपना इस 1400 का लेवल, बी वेरी प्रिसाइज 1400 से लेके 1380, ये 20 पॉइंट में यहाँ पे सपोर्ट बनता है। जब तक इस लेवल को मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि इन्फोसिस रिकवरी देगा, सरप्राइज करेगा। इसका जो टारगेट है 1400 अगर सपोर्ट लेता है तो पहला रेजिस्टेंस आएगा इसका 50 DMA जो बनता है करीबन 1450 के आसपास, और वो भी निकले तो फिर मुझे लगता है 1500 प्लस को ये टेस्ट करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो प्रोबेबली वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा नाइसी लगता है, लेकिन 1400 ये इसका अलमाइटी लेवल है। तो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस में अगर पोजीशन बनानी है तो आपको एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1350 का पोजिशनली। ठीक है। मुझे याद है एक टाइम पे इन्फोसिस पे हम लोग हमेशा रिजल्ट से पहले पूछते थे कोई ऑप्शन की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी, क्योंकि सब जानते हैं नंबर्स के बाद एक सिग्निफिकेंट ईदर वेज मूव देखने को मिलता है। चंदन, वो स्ट्रैटेजी कोई बनाई हो आप लोगों ने भी इन रिजल्ट्स को प्ले करने के लिए? तो सोच के रखिएगा, रेडी रखिएगा। इस बीच आईटी थोड़ा सा कल प्रेशर, आज थोड़ा सा रिबाउंड के मूड में, और जो नंबर्स आज आने HCL टेक वगैरह वो भी थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। हाँ, वो जो इन्फोसिस की ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी होती थी वो उसके बाद से एक बार इतनी पिटाई हुई लोगों की, उसके बाद वो प्रीमियम्स इतने बढ़ गए उसके बाद ऑप्शंस के, इन्फोसिस के। लेकिन अब वापस इन्फोसिस ने अब उस तरीके से रिएक्ट करना बंद कर दिया। जो पहले करता था ना कि सीधा एक बार में 10% आप या 10% आप। आशीष देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, TCS के नंबर्स आपने भी देखे थे, TCS के नंबर्स में कोई कमी नहीं थी। कल क्या हुआ TCS में, लेकिन क्यों इतना गिरा स्टॉक? और उससे पहले काफी चल लिया था काफी, लेकिन कितना चला था? 4%, मतलब 4%, ठीक है। लेकिन मार्केट जितना चला उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। अब IT इंडेक्स लेकर आइए जरा एक बार, IT इंडेक्स को कंपेयर करते हैं 52 वीक हाई से। ओके, ठीक है ना। उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स भी देखेंगे। ये IT इंडेक्स है, ये एक महीने में अभी भी डाउन है 5%। हाँ, एकदम जो इसका एब्सोल्यूट लो है उससे थोड़ा नीचे है। 39,500 इसके 52 वीक हाई था IT इंडेक्स। हाँ, और अभी 52 वीक लो 12 महीने का देखिए चार्ट। तो ये थोड़ा सा बेयर मार्केट है इसमें। इसमें मैं जो बात लोगों को समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, इन्फोसिस में, TCS में, इनमें सब में स्टोरी जो है अभी इस समय कंपनी स्पेसिफिक नहीं है। अभी इनमें सब में स्पेसिफिक कंट्री जो स्टोरी है वो कंट्री स्पेसिफिक है कि US में क्या हो रहा है। और US में आगे जाके जो मैंने कल भी बात बोली थी कि इन्फ्लेशन या रिसेशन क्या बड़ी प्रॉब्लम है और कहाँ किस तरफ US जा रहा है। अगर US इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है तो IT में यहाँ पे हो जाएगा बॉटम। लेकिन अगर US रिसेशन की तरफ जा रहा है तो इन स्टॉक्स में अभी भी करीब 15 से 20% की डिक्लाइन लार्ज कैप IT में और 30 से 40% की डिक्लाइन मिड कैप IT में बाकी। कई लोग बोलते हैं कि इतनी डिक्लाइन कहाँ से आएगी। अरे स्टॉक कहाँ से कहाँ भागे थे आप एक बार जरा माइंडट्री का शेयर देखिए, कहाँ से भागना शुरू हुआ था कहाँ तक गया था। हैप्पीएस्ट माइंड्स देखिए कहाँ से भागना शुरू हुआ था कहाँ तक गया था। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं ऊपर से कितना गिरा। ये एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग देखते हैं सिर्फ ऊपर से नीचे कितना गिरा, उससे पहले नीचे से ऊपर कितना चढ़ा पहले वो भी देखिए। उसके लिए एग्जांपल विप्रो 23 मार्च 2020 को 170 वाला 740 तक का हाई मारा। और वो 740 वाला आज भी करेक्ट होकर 410 पर है। डबल से ज्यादा है वो 170 के लेवल से। बिल्कुल ये हाल है IT का। एग्जैक्टली। तो अब जैसे बात हो रही थी कल, आई थिंक कल हो रही थी बात मार्केट ग्रोथ से, कि अगर आपने बहुत पहले ले लिए शेयर, अगर आपने IPO के टाइम पे शेयर ले लिए या आपने वो .com क्रैश के बाद ये शेयर ले लिए और आप बैठे हैं 70 गुना 80 गुना पैसे पे, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको उसमें फिर 20-25% स्टॉक गिर भी जाए तो भी आपका हर साल इतना अच्छा डिविडेंड आता रहेगा, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इशू ये है कि अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है IT में तो क्या ये सही टाइम है? मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि आप
मैं अब तक आईटी में एकदम स्ट्रिक्ट नो बोलता था। अब टाइम आ गया कि आप अगर आईटी में आप लगा के बैठे कि 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो 25 रुपये शायद अब आप लगा दें, बाकी 25 रुपये लगाते हैं जब थोड़ी और गिरावट आए, और जिस दिन यूएस ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाए कि रिसेशन में है उस दिन बाकी 50 लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट तब तक रुकेगा नहीं, मार्केट तब तक इसको पूरा का पूरा प्राइसिंग कर देगा। बिल्कुल ठीक, ये हो गई। अच्छा चंदन, लेते हो क्या आजकल आप मोतीलाल ओसवाल पे कोई रिजल्ट से पहले स्ट्रैटेजी बनाते हो क्या इन्फोसिस पे? बिल्कुल आशीष जी, बट पहले जितना क्रेज था उतना नहीं रहा, क्योंकि इन्फोसिस का रिजल्ट एक इवेंट होता था जहां पे आपका लगभग 50 तक की आईवी जंप होती थी, बट अब ऐसा माहौल नहीं है। और स्पेशली पिछले कुछ वीक से, पिछले कुछ महीनों से आईटी अंडर परफॉर्मर है, तो यहाँ पे ओनली कॉल राइटिंग का क्रेज चलता है कि यहाँ पे ओनली अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड है। तो हमारा भी यही मानना है कि आईटी है थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की वजह से चिंताओं में है, कोई भी बाउंस आता है तो यहाँ पे अटक जाते हैं। पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, इनफैक्ट पिछले 4 सालों में अच्छा मूव आया था, बट अब एक करेक्टिव मूव आया है। हमारा अभी भी मानना है कि रिसेंट के लो रीटेस्ट होंगे, कहीं ना कहीं वापस सपोर्ट रीटेस्ट होंगे, तो मैं यहाँ पे हेजिंग के लिए सजेशन दूंगा, यानी कि नेगेटिव बायस ही रखेंगे कि अपसाइड केप्ड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहे हैं, बेयर पुट स्प्रेड। देखिए इवेंट के टाइम आप ओनली ऑप्शन बाय करके काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाता है जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो। तो इन्फोसिस में ये सलाह रहेगी कि 1420 का पुट लें आप। 1420 का जो पुट है, यदि मैं अभी प्रीमियम देखूं तो लगभग आपको 3% के आसपास प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि अभी 42 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो 1420 का पुट ले लें, नीचे में आप 1340 का पुट बेच दें, यानी कि आपका 60 रुपये का स्प्रेड बन जाएगा। 60 रुपये का स्प्रेड आपको लगभग 30 से 35 रुपये में बन जाएगा, और आप डाउन साइड प्ले कर सकते हो। तो हल्का सा नेगेटिव बायस के साथ हम इन्फोसिस के नतीजों को प्ले करने की, या हेजिंग के माइंडसेट के इस रिजल्ट को प्ले करने की सजेशन देंगे। बिल्कुल ठीक। बाइंट्री के नंबर्स कल आने, वो पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मानस एक बार चार्ट रेडी रखिएगा आप। माइंट्री के नंबर्स तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। माइंट्री वो कंपनी है जो पिछले 6 तिमाहियों से, क्योंकि स्ट्रीट देखता है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कैसी रही, वो असल हाईलाइट होती है, सारे एनालिस्ट फैकल्टी वही देखती है। कांस्टेंट करेंसी में 5% से ज्यादा की ग्रोथ पिछली 6 क्वार्टर्स से थी, इस क्वार्टर में भी वही सिलसिला कंटिन्यू करेगा। 5.1 5.2% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लेके सब बैठे हुए हैं, और मार्जिन दबाव में, वही वेज हाइक्स लिए थे, एक्विजिशन का वन ऑफ कॉस्ट थी, मार्जिन जरूर दबाव में आते हुए इस क्वार्टर में नजर आएंगे। पर ये भी बहुत अच्छी रैली के बाद थोड़ा सा स्टीम लूज आउट हुई थी। माइंट्री का क्विकली चार्ट चेक, उसके बाद यतिन के पास जा रहा हूं आज का डीलिंग रूम चेक के लिए। मानस, मानस ऑडियो नहीं आ रहा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए माइंट्री में अभी 2 दिन पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा चार्ट पे, एक प्राइस ब्रेकआउट देखा था, उसका जब करेक्शन देखने को मिला तो 100 डे मूविंग एवरेज पे वो करेक्शन थम गया। आज फिर से अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो एक लॉन्ग ट्रेडिंग लेके जाएंगे। 3320 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 3410 के टारगेट के लिए। मार्केट जरा एक बार, अब निफ्टी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर 17,141 निफ्टी, और 39,133 बैंक निफ्टी। ये है आज की शॉर्ट कवरिंग का कमाल। सुबह पुट कॉल रेशो पे बात हुई थी, 0.71 का पुट कॉल रेशो पे नॉर्मली, मतलब पिछले 2 साल में तो मैंने देखा है 4 या 5 बार 0.71 का पुट कॉल रेशो आया है। वहाँ से मार्केट ने हर बार आपको रिकवरी दी है, लेकिन वो रिकवरी नॉर्मली सस्टेन नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट उस दिन तो रिकवरी होती है। तो आज भी फिर वापस वही 0.7 के पुट कॉल रेशो से एग्जैक्टली निफ्टी ने अच्छा घुमा 17,140, और बैंक निफ्टी 39,100 के पास। कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, SBI, HDFC, इन सब स्टॉक्स में अब आप अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं इनफैक्ट। और एक बार जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट वापस लेकर आते हैं तो थोड़ा पता चलेगा कि कहाँ पर ये तेज़ी बन रही है। और अब देखना होगा कि वो जो 17,000 के कॉल वाले हैं वो इसको ओवरनाइट पोजीशन को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। एक बार जरा आप फ्यूचर्स देखें, डाउ फ्यूचर्स वगैरह कहाँ, एक बार जरा चेक कर लेते हैं फटाफट, उससे भी थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा। 3/4 से 1.25% के गेन से डाउ 3/4% ऊपर, और नैस्डैक 1.25%, नैस्डैक फ्यूचर 1.25% ऊपर। तो अब करें क्या यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है आशीष, प्रॉब्लम ये है कि ऊपर तो खुलेंगे ये, लेकिन टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। अब आप प्राइस इन करके जा रहे हैं कि सबके सब यूएस मार्केट 1% ऊपर है, और अब वो मिनट्स में क्या आता है, यूएस के आंकड़े कैसे आते हैं,
वो सब थोड़ा सा देखना होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप सारी की सारी पोजीशंस को क्लोज करिए। कल सुबह 9:15 बजे वापस मार्केट खुलेगा। आज शाम को अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए फैमिली के साथ, या जो भी आपको करना है, टेनिस खेलना है, स्विमिंग करना है, जो करना है करिए। सुबह वापस 9:15 बजे आइए। मार्केट आपको भरपूर मौके देगा, क्योंकि इंट्राडे में जो आपको मार्केट मौके दे रहा है, इंट्राडे में जो आपको मार्केट दे रहा है वो आपकी स्ट्रैटेजी पे है। ओवरनाइट अगर आप कोई भी पोजीशन ओपन छोड़ के जा रहे हैं, आप जो मर्जी समझ ले, वो गैम्बल है एक तरीके का। उसमें गैम्बल है, वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। तो इसके लिए इस मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन ओपन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट घूम सकती है कल सुबह। अभी 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, अगर रात को डाउ घूम गया, नैस्डैक घूम गया, तो ये 150 पॉइंट ऊपर कल सुबह आपको SGX निफ्टी 150 पॉइंट इन द रेड दिखा देगा। भाई ये सुबह भी बात हुई थी, ओवरनाइट ये रिस्क कैरी नहीं करना, इंट्राडे ही जो कुछ है वो बुना के खत्म करना है। तो यतिन शाम को टेनिस की स्विमिंग, क्या प्लान है? दोनों चीजें मुझे नहीं आती। तो पानी में पैर डाल के तो बैठ ही सकते हैं। चपचपा जरूर दूंगा मैं। डीलिंग रूम का हाल कैसा है? तो डीलिंग रूम जैसे अनुज बता रहे थे ना कि आप कैरी करोगे पोजीशन, तो आपको अगले दिन ये नहीं पता है कि आप मार खाएंगे, आप पैसे लेके जाएंगे टेबल से। लेकिन जो फ्यूचर्स का डेटा देखें यार, FNO का डेटा देखें ना, तो बाजार लाइट है। और कल सबसे बड़ा जो डेटा पॉइंट बाजार देखेगा वो US का इन्फ्लेशन डेटा देखेगा, जो पोस्ट मार्केट कल आएगा। उसके पहले डीलिंग रूम जो है साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। पोजीशंस काफी लाइट ऑलरेडी हो चुकी हैं। इनफैक्ट IT सेक्टर से बड़ी उम्मीदें थी ट्रेडर कम्युनिटी को कि यहाँ आपको थोड़ा अपटिक मिलेगा, लेकिन वहाँ भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो दो सेक्टर्स जहाँ फोकस वो कर रहे हैं, सबसे पहले बैंकिंग, और बैंकिंग में IDFC फर्स्ट। देखिए ये एक काउंटर है जहां ओपन इंटरेस्ट में आज 70-80 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है, केवल अक्टूबर सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पोजिशनली उनको लगता है कि 58 से 60 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इन जनरल एंटीसिपेशन बाजार का यही है, चाहे वो ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, IDFC फर्स्ट बैंक हो, नतीजे अच्छे आने चाहिए। RBI गवर्नर ने अपने स्पीच में कहा जरूर कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छा पिकअप हो रहा है। तो ऑल फ्रंट्स पे एसेट क्वालिटी तो अच्छी रही है, क्रेडिट ग्रोथ जो मिसिंग थी वो आपको आती हुई नजर आएगी फिर से एक बार। तो बैंकिंग पे फोकस है, खास करके IDFC फर्स्ट बैंक पे। और दूसरा जो स्टॉक है जो BTST के लिए डीलर्स चुन रहे हैं वो है MCX। आपको छोटी मोटी यहाँ बल्ड डील्स भी होती हुई दिखाई दी आज के सत्र में, और यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1350 से 1365 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से MCX, BTST और थोड़ा बहुत पोजिशनल खेलने के लिए बैंकिंग शेयर्स, खास करके IDFC फर्स्ट बैंक की डीलिंग रूम्स की पसंदगी है। IDFC फर्स्ट बैंक, मानस ने भी आज के टॉप ट्रेड के आइडियाज के तौर पे उसको चुना था। यतिन बता रहे हैं डीलर्स को भी ये स्टॉक पसंद आ रहा है, और साथ साथ MCX रखिए अपने रडार पे। ये है डीलिंग रूम्स के फोकस में जो स्टॉक्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट होते हुए। अच्छा, इस बीच मैं ऐसी स्टॉक देख रहा था, मणप्पुरम फाइनेंस दिखाइए, बहुत बढ़िया मूव एंजॉय कर रहा है इस समय, 5% से ज्यादा का गेन। लेकिन ये अपने वो कंजेशन जोन जो था उसके आसपास सतपति साहब आता हुआ नजर आ रहा है। कोई ट्रेड लेने का मन बनाओगे या रुकें अभी, क्योंकि अच्छा मूव पकड़ रहा है ये स्टॉक अब जाते जाते? आशीष जी, बिल्कुल आशीष जी, देखिए जब शो शुरू हुआ था तो मणप्पुरम फाइनेंस से मेरे रडार पे था, और फेडरल बैंक। तो ऐसा होता है ना, जो हम छोड़ देते हैं वो चालू हो जाता है। मार्केट में ऐसे ही होता है। तो तो एक और होता है कि आप जो सोचो लेना है, जरा गिरेगा तब लूंगा, तो आपके पोर्टफोलियो वाले स्टॉक नहीं चलते, जो सोचा होता लेना वही चलता चले जाता है। ये हमेशा ऐसे ही होता है। और इसके साथ और एक था ICICI बैंक, ये तीनों रडार पे। तो देखिए मणप्पुरम बैंक अगर आप देखें तो कंजेशन जोन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कंजेशन जोन की आपने बात की, तो 103 से लेके 101 ये जोन था जहां पे आपको, आप देखिए इसका 100 EMA भी आता था। और अगर आप वेटेड मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो 200 डेज वेटेड मूविंग एवरेज आता है। तो अभी जो नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल की जब बात होती है तो एक्सपोनेंशियल एवरेज बनता है 115। तो जैसे ही ये 103, 102 का ये जोन पास होता है, सरपास होता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट बनता है पोजिशनली वो रहेगा 115। सो इसका बाय जो है वो क्लियर है कि यहाँ पे बाय करना है 102 के ऊपर। तो आपको थोड़ा पोजिशनल सोचना पड़ेगा। तो 100 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग होगा, 103 के ऊपर का बाय, तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, और जो टारगेट सेट होता है वो 115 का होगा। ओके आशीष, उसको बोलते हैं बायर्स रिमोर्स। आप कुछ भी खरीद लेना, एकदम से खरीदते ही आपको लगता है कि गलत तो नहीं ले लिया। वो एक कोई भी आप एक कोई गाड़ी लेंगे ना, गाड़ी लेते लगेगा कि गलत तो नहीं ले लिया यार, थोड़ा सा एक होता है। और एक फिर और सेलर का होता है रिग्रेट कि गलत तो नहीं बेच दिया।
तो ये नॉर्मल फीलिंग है, हमेशा होती है। और एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिए, और ये मैं रिटेल के एक मैं थोड़े से बिगनेट्स बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 90% केसेस में ऐसा होगा, 90 से ज़्यादा ही होगा, 90 से 95% केसेस में ही होगा कि जहाँ आप खरीदेंगे वहाँ से स्टॉक गिरेगा, और जहाँ आप मतलब बेचेंगे वहाँ से स्टॉक बढ़ेगा। हाँ। ये होगा हमेशा। हाँ। इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ख़राब ट्रेडर हैं या आप एक ख़राब इन्वेस्टर हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आपने एक कॉल लिया कि मेरे लिए ये एक बाय जोन था, इसके लिए आपने उसमें बाय किया, हो सकता है वहाँ से नीचे आ जाए। गलती कहाँ होती है, अगर वो नीचे आपके बाय करने के बाद नीचे जाता जा रहा है और उसके बाद आप एक अपने ईगो पे ले आए उस बात को कि नहीं अब तो मैंने खरीदा तो मैं इसको अपनी प्राइस पे ही बेचूंगा, वो गड़बड़ है, वो नहीं होना चाहिए। आपने लिया, एक जोन बनाया, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया कि यहाँ तक गिरा तो ठीक है, उसके नीचे गया तो फिर इमोशन को बाहर और उससे आउट। सेम सेलिंग में आपने बेचा, ठीक है, उसके बाद और ऊपर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो आप इन्वेस्टर हैं तो ये मान लीजिए कि लास्ट का 10% तो आपको कभी नहीं मिलेगा, वो किसी और को कमाने दीजिए। हाँ, अगर आप ट्रेडर और आपने बेचा और वो और ऊपर जाता जा रहा है तो एक पेन पॉइंट बनाइए और वहाँ पर उस ट्रेड से निकलिए। ये मतलब बहुत ज़रूरी है ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, एक स्टॉक और मेंशन करता हूं, उसके बाद आज के BTST STBT आइडियाज की बारी, उसका समय भी शुरू हो जाएगा। गाबा सर, आप देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स आज एक कैश का स्टॉक है, 12% का उछाल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? कल एक बोर्ड मीट है, अपोलो माइक्रो नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब क्या? अच्छा, दिखा दिया। तो क्यों दिखा रहा है ये तेजी? इसीलिए कल बोर्ड मीट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, उससे पहले ये मूव आ रहा है। गाबा सर, क्या करना है? कोई अपडेट नहीं मेरे पास किसको क्या होना है, बोर्ड मीट का आउटकम क्या आएगा, लेकिन उस बोर्ड मीट के अनाउंसमेंट कल होनी है, बोर्ड मीट, उससे पहले ही उछाल है। उछाल तो है, 195 का स्टॉक लगाना चाहिए, किसी के पास है तो राइट कीजिए, 195 का स्टॉक लगाना है, खरीदना है खरीद लीजिए। अब बोर्ड मीटिंग में जो होता है होने दीजिए, लेकिन 195 का स्टॉक जरूरी है, टाइट है। डीपर स्टॉक से 190, क्योंकि ब्रेकआउट बनाया आपको सिस्टम्स में। चार्ट तो बढ़िया है, लेकिन काफी स्ट्रेच भी हो चुका है, लेकिन चार्ट बढ़िया लगता है, तो हम क्यों दे रहे हैं? न्यू हाई पर चल रहा है, कहते हैं ना, वाई पुट रेसिस्टेंस, वाई पुट सीलिंग ऑन द 3G पे आ गए क्या? आपका नेटवर्क गिर रहा है। अब तो 5G का जमाना है गाबा सर। दो कनेक्शन है, दोनों ही आज दिक्कत दे रहे हैं। अच्छा, नहीं आशीष, ये जो अपोलो माइक्रो है ना, इसको मैंने काफ़ी ट्रैक किया एक्चुअली, मैंने काफ़ी पढ़ा इस स्टॉक को। इसका जो IPO आया था वो आया था करीब 2018 में आया था इसका IPO। 2018 की मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में आया था, और जब ये लिस्ट हुआ था तो करीब 400 पे लिस्ट हुआ था। ये डिफेंस कंपनी है, इसका नाम भले ही अपोलो माइक्रो सिस्टम है, लेकिन ये है एक्चुअली डिफेंस कंपनी, एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनी है ये। और उसके बाद उस समय स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ी बेयर मार्केट आई थी 2018 में जो आई थी, आपको याद होगा, और उसके बाद फिर कोविड आ गया था। उसके बाद ये जो 400 वाला शेयर था ये गिर के आपको पता कितना हो गया था इसका भाव? 40 रुपये। तो 400 वाला भाव गिर के हो गया था 40 रुपये। अब 40 रुपये से बढ़कर ये हो गया है वापस 200 रुपये। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें, इसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशो देखें, या इसका एक इन जनरल आप एक प्रोफाइल देखें इसका, जैसा कि मैं कह रहा हूँ एयरफोर्स और डिफेंस से है, और इसके लिए मतलब इसमें वापस एक ट्रैक्शन लौट रहा है। और क्योंकि बाकी की जो डिफेंस कंपनियां उन्होंने आप देखें, अगर आप पिछले कुछ टाइम में क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो उस लेवल के हिसाब से इसके लिए यहाँ पे है जो थोड़े बहुत एक कहते हैं एक HNI इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पिछले कई टाइम से, इसके लिए इसमें ये तेज़ी आ रही है। अभी प्रेफरेंशियल किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि ये डिफेंस स्टॉक है। और इसने जो है 400 वाला 40 हुआ, अब 40 वाला वापस 200 हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कल बोर्ड मीट से पहले स्टॉक में हरकत आती हुई 13-13.5% उछाल। BTST STBT आइडियाज की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले चंदन, आपके पास कौन सा आइडिया है, क्या कैरी करना चाहोगे? जी आशीष जी, देखिए सेलेक्टिव बैंक्स काफ़ी दिनों के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेरे रेडार पे 2-3 सेक्टर है जिनको मैं कंटिन्यूसली पिछले कुछ वीक से कुछ महीनों से ट्रैक कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 आइडिया, इनफेक्ट एक नहीं। एक तो मैं फोकस करूँगा कोचिन शिपयार्ड पे।
कोचिन शिपयार्ड और मज़गाओ पिछले काफ़ी दिनों से हम सजेस्ट कर रहे हैं। कल का जो डिप आया था उसके बाद आज की रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रही है और इंडिकेट कर रही है कि नया मूव बनना चाहिए। और आप भी डिफेंस की बात कर रहे हो और ये डिफेंस का काउंटर है, थीम यहाँ पे बननी चाहिए। 500 लगभग 13 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 555 तक के टारगेट कोचिन शिपयार्ड में बनने चाहिए। उसके अलावा एक और ट्रेड यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है, यदि एक और ऐड करें तो थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, बट यहाँ पे बड़े टारगेट्स बन रहे हैं। इंडिया बुल रियल एस्टेट 77 अभी चल रहा है, 75 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 82 रुपए के टारगेट। तो कोचिन शिप और आईबी रियल एस्टेट दो काउंटर यहाँ पे अब रेडार में। एक कोचिन शिपयार्ड और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। चंदन, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं है? मतलब काफ़ी बार थोड़ा सा इसमें रिटेल फंसी है मेरे ख्याल से। एक बज रहा है इसका थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का, क्योंकि एक इसमें मेरे ख्याल से हर कोई निकल गया है, सिर्फ रिटेल बचा है शायद एक तरीके से। देखिए ये इंडिया बुल्स का थोड़ा सा लंबा चार्ट है, तो 12 महीने का चार्ट देखिए थोड़ा सा। चंदन, थोड़ा अलग लग रहा है इस बार डेटा? आपको लग रहा है कि इस बार की रैली थोड़ी सी फंसाएगी नहीं वापस? बिल्कुल अनुज, मेरे हिसाब से मैंने कभी भी इस काउंटर पे बाई नहीं दिया अभी तक। मैं इस यूजुअली बिटन डाउन नेम से मैं अवॉइड रहता हूं और यूजुअली स्ट्रेंथ को फोकस करता हूं, बट मैंने यहाँ पे इसके डिलीवरी स्टैटिक्स नोट किए हैं, इसका प्राइस एवरेज और क्रॉसओवर नोट किया है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से अपटिक लग रहे हैं। और उससे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बुलिश बार बन रहा है डेली स्केल पे विथ बुलिश डाइवर्जेंस ऑन आरएसआई, इसके लिए अपटिक रह रहा है। और साथ में रिक्वेस्ट रहेगा ज्यादा क्वांटिटी नहीं करें, स्विंग के लिए प्रे करें। ओनली हम स्विंग्स की बात करें 5 से 10% मूव के लिए, और जिसको नहीं करना है, जिसको अवॉइड करना है, इस काउंटर को अवॉइड भी कर सकते हैं। 5 से 10% के स्विंग के लिए अगर आपको खेलना है तो कम वॉल्यूम के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए राजेश त्रिपुरा जी के पास चलते हैं, उनसे लेते हैं उनकी बीटीएसटी कॉल। राजेश जी, देखिए मेरी नजर तो बैंकिंग पे ही है, और फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ ज्यादा ऐड करना थोड़ा रिस्की बन रहा है यहाँ पे। तो मैं सिटी यूनियन बैंक को ही लेके जाऊंगा। सिटी यूनियन बैंक जो टारगेट हमने सेट किया है 190 192, मुझे लगता है कि वो कल तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो बहुत बढ़िया मिला है, फॉलो थ्रू मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है छोटा भी दिख पाता है तो वहाँ पे फॉलो थ्रू आ रहा है। सो इट्स अ बाय 184.50। अनुज जी, सुबह जो हमने स्टॉप लॉस रखा था वो 178 का रखा था, 180 का बाय था। तो अभी जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 181 का, और इस पोजीशन को हम कंटिन्यू करेंगे। सिटी यूनियन बैंक सुबह भी ट्रेड एंजॉय किया, दिन के हाईस पर है, तो सुबह का ट्रेड बढ़िया ग्रिप में है तो कंटिन्यू करिए। एल्स इन लेवल्स पे भी फिर से बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है। यह है सतपुते साहब का बीटीएसटी आइडिया। मानस, आपकी तरफ से कौन सा ट्रेड? देखिए, मेरा समझना है कि मनापुरम में खरीदारी करके जाना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो 104.40 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 102.90 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 108 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, प्रकाश जी का वॉल्यूम ठीक हुआ क्या? चलिए ठीक है, तो प्रकाश जी आपकी भी बीटीएसटी कॉल दे दीजिए। बिल्कुल, मुझे स्टॉक पसंद है इस वक्त, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी हद तक अच्छा है। 530 का स्टॉप अगर चलें तो पॉसिबल है कि 540 545 देखने को मिल सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ी हरकत नजर आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ी क्या, काफी हरकत है एक्चुअली एसबीआई में। और एसबीआई देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक से भी स्ट्रॉन्ग एसबीआई है। पिछले एक साल का चार्ट या ईयर टू डेट चार्ट दोनों देख लीजिए, एसबीआई में जितनी तेज़ी है वो तो उतनी तेज़ी तो शायद किसी भी स्टॉक में नहीं है। एक बार मैं अपना थोड़ा सा एक व्यू रिट्रेट कर देता हूँ, क्योंकि जो आज जिस तरीके का मार्केट में मूव आया है ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। 17,124 पर निफ्टी बंद हो रहा है और 39,137 पर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। यूएस फ्यूचर्स काफ़ी ऊपर है। अब एक बार डॉलर इंडेक्स और देख लेते हैं और ब्रेंट और देख लेते हैं। ब्रेंट नीचे है, डॉलर इंडेक्स हल्का सा ऊपर है, तो पूरा का पूरा जैसे कहते हैं ना एक जलेबी है, सबका सब कुछ मिक्स है इस समय। थोड़ा सा इसके ये एक और रीज़न है कि इसमें अगर आप इस समय अपनी पोजीशन जीरो करके घर जाएं तो बेटर रहेगा। कल सुबह मार्केट खुलेगी और फिर कॉल लीजिएगा। लास्ट कुछ कॉल्स ले लेते हैं फिर। लीवर पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? मानस अपना व्यू दीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। देखिए, लीवर पे अभी भी स्टॉक जो एक 2550 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है। तो मेरा समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे, यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। तो केवल 2625 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2550 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं।
और वो SBI पे आज सुबह चतुर्मोता साहब ने टॉप कॉल दिया था, 518 पे स्टॉप लगा के तेजी कर लीजिए। वो तेजी क्या स्क्रीन पे प्ले आउट हुई। दूसरा लेवल था 535, उसके पार निकलेगा तो फर्दर ऐड कर लीजिएगा। 570 की तैयारी हो रही है। 535 पे आके खड़ा हुआ और गावा सर ने वही मेंशन करा कि अब इन लेवल्स पे बाय इनिशिएट करा जा सकता है। तो ये जो तेजी स्क्रीन पे आई थी इसको हमने भुनाया सुबह से और अब एक फ्रेश बाय कॉल भी जनरेट हुआ है। इस लेवल को भी सुबह में डिफाइन किया गया था। 535 पहला टारगेट और उसके ऊपर निकला तो और ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। पहला टारगेट नहीं था, टारगेट तो 570 का था उनका भी, गावा सर का 545 का टारगेट है। अच्छा, जब सबके कॉल ले ही रहा हूं तो गौरांग सर, ये आपने टीवीएस मोटर लंबी अवधि बोला तो था, ट्रेड ले लिया होता तो वो भी ग्रिप में आ गया था। वैसे बढ़िया, बहुत बढ़िया मूव दे रहा है टीवीएस मोटर। कुछ एक आध ऐसी फुलझड़ी और छोड़ जाइए। फुलझड़ियां नहीं, हमें तो बम। हाँ तो बम सॉरी बम। नहीं, तो त्योहारों का सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही, तो रिटेल क्षेत्र से एक जुड़ा हुआ बहुत ही मजबूत नाम है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। मेरे ख्याल से 330 या 320 के आसपास कामकाज करता होगा ये स्टॉक। अगर आप मध्यम अवधि का नजरिया रखते हैं, मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प होगा, त्योहारों को ध्यान में रखते हो और शायद सेल्स के आंकड़ों को ध्यान में रखते हो। ओके, ये है गौरांग सर का प्रेफर्ड पिक। AB फैशन एंड रिटेल, खरीदारी करने का मन। पावर ग्रिड बढ़िया कर रहा है। ट्रेड हमने लिया था मानस के साथ, मेरे ख्याल से 4 का चौका का ट्रेड था मेरे ख्याल से आज का, तो 215 का कॉलम ले रखा है। अच्छे मूव डिलीवर करता हुआ एक्सिस बैंक, अनुज ने बहुत बार मेंशन करा है, ब्यूटीफुल मूव्स डिलीवर करता हुआ इस समय। एक कोल इंडिया, जब आप पिछले हफ्ते के कुछ गेनर्स की बात करते हैं, एक्सिस बैंक ने 10% का उछाल दिखाया था, तो मेरे ख्याल से उतना ही क्वांटम का मूव कोल इंडिया में भी आया है पिछले एक हफ्ते में। कोल इंडिया गजब का, थोड़ा लंबा खोलिएगा चार्ट, आज तो अच्छे मूव्स दिखा ही रहा है। पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छे बिल्डअप हुआ है। चंदन जरा कोल इंडिया पे कॉल दीजिएगा। बिल्कुल आशीष जी, देखिए कोल इंडिया में पिछले कुछ दिनों से अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट आप देखोगे जो बाजार में रिसेंट डिप हुआ था उसके बावजूद भी ये अपने आप को 220-22 के लेवल पे होल्ड कर रहा था। वीकली सेटअप इसका अच्छा है और पिछले दिन का जो डिक्लाइन था उसको पूरा रिकवर करके एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है। राउंडिंग फॉर्मेशंस के पिक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो इस वजह से अपटिक बनना चाहिए। लगभग 225 के आसपास के सपोर्ट बनेंगे और ऐसा लग रहा है कि जो रिसेंट के स्विंग आई है 242, 245 वहां तक के अपटिक यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, चलिए SBI की बात हुई थी, एक बार वापस SBI का चार्ट लगाइए। एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है SBI। एक्सिस बैंक भी हाईएस्ट पॉइंट पर, कोटक बैंक हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है और बैंक निफ्टी इस समय हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है। जब मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होता है तो ये अगले दिन की तैयारी कर रहा होता है कि शायद अगले दिन कुछ गैप अप मिलेगा। अगले दिन एक्सपायरी है। हाँ, अगले दिन एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा मतलब क्या करें ऐसे। मतलब एक कई बार लगता है कि इस मार्केट में कॉल्स ली जाएं या पुट्स ली जाएं या फिर कुछ ना किया जाए। तो मेरे ख्याल से तो फिर वही कहूँगा कि कुछ मत करिए, क्योंकि देखिए कल पता नहीं किस तरीके का गैप अप या गैप डाउन होगा और फंसना नहीं है इस मार्केट में। सबसे बड़ा इशू ये रखना है कि इस मार्केट में आपको फंसना नहीं है। पैसा है, कैश भी एक पोजीशन होती है, एक कैश में रहना भी ज़रूरी होता है कई बार। और जैसा आप राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे ना कि रुपए का माल जब चवन्नी में मिलता है तो तब जेब में चवन्नी होना ज़रूरी है, तभी आप खरीद पाओगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो मार्केट रैप करते हैं आशीष। बिल्कुल ठीक है। आज की अच्छा क्लोजिंग पे जाऊं, तैयारी करूं, उससे पहले दिखा देता हूं यूएस के फ्यूचर्स एक बार देख लूं कहां हम क्या डाइजेस्ट करके जा रहे हैं। हम 2/3 डाउ फ्यूचर्स, 1% नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कल का, आज का एक्चुअल सेशन कैसा पैन आउट होता है। कल और आज के बीच में डिफरेंस ये है कि विप्रो HCL टेक के रिजल्ट्स, हमारा खुद का इन्फ्लेशन नंबर और यूएस की फेड मिनट सामने आ जाएंगे और इन सब पे हम कल सुबह खुलते ही ध्यान रखें रिएक्ट करने जा रहे हैं। लाइए भाई, सुबह 25 पॉइंट नीचे था एक समय निफ्टी 50, अब 150 पॉइंट का उछाल, यानी कि दिन के लो से 225 अंकों की बढ़िया उछाल के साथ कामकाज की समाप्ति हो रही है 17,100 के कंफर्टेबली ऊपर। कल के प्रेशर में हम 17,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे स्लिप हो गए थे और आज 17,130 के आसपास की क्लोजिंग की हो रही है तैयारी। आज मदद करी निफ्टी बैंक ने,
शुरुआत में पस्त पड़ रहा था, 100 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी बैंक दबाव में था, वो 100 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक 425 अंक ऊपर बंद हो रहा है, 500 550 पॉइंट लो से घुमा हुआ, 1.25% के गेन्स। और जैसे अभी मेंशन हो रहा था, कई सारे दिग्गज स्टॉक्स डेज हाईस पर निफ्टी बैंक के बंद होते हुए आपको नजर आएंगे। लकीली दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट बाजार की निफ्टी आईटी मजबूत थी। कोई इन्फोसिस, कोई एचसीएल टेक, कोई विप्रो, सब अपने नंबर्स बोर्ड मीट से पहले स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे थे। 3/4% से ज्यादा का उछाल निफ्टी आईटी में। मेटल्स पस्ती रहे दिन भर, एक समय तो प्रेशर में आ गए थे, लेकिन फिर भी क्लोज बुरा नहीं, 1/3% का उछाल। फार्मास्यूटिकल्स फ्लैट टेरिटरी में जाके बंद होता हुआ नजर आ रहा है। एफएमसीजी पिछले कुछ दिनों के प्रेशर से ये पॉकेट, ये भी हेवीवेट, अच्छे 1.5% के आसपास का उछाल यहां पे देखने को मिला है। तो बैंक्स के साथ आईटी में लगा दीजिए मेटल्स, और बैंक्स में फाइनेंशियल जोड़ दिए। 3-4 पॉकेट्स थी जिन्होंने आज के मोमेंटम को ड्राइव करा। ब्रॉडर मार्केट दिखा देता हूं। मिड कैप्स 0.5%, एक समय फ्लैट हो गए थे, अंडर परफॉर्म ही कर रहे थे लार्जली आज दिन भर, लेकिन फाइनली 0.5%, 2/3% के उछाल के साथ मिड कैप्स बंद होंगे। स्मॉल कैप्स 3/4% के आसपास की मजबूती, और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर इवनली पॉइज्ड। थोड़ा सा डिक्लाइन के फेवर में, लेकिन कह लीजिए 1:1 का रेशियो था आज एडवांस डिक्लाइन का। अब लेकर आइए 50 स्टॉक्स का हीट मैप, दिखा देता हूं क्विकली कौन से वो स्टॉक्स थे जो मोमेंटम को ड्राइव कर रहे थे। ये है गजब का मोमेंटम वाला स्टॉक, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने गजब के मूव डिलीवर करे। इंडसइंड बैंक जोड़ दीजिए उसमें, अच्छा बैंकिंग स्पेस में चर्चा कर रहे थे, अच्छा मूव दिया। हैवीवेट ने, HUL, HDFC जैसे हैवीवेट्स मदद करते हुए नजर आए। SBI डेज हाइस के आसपास 535 के लेवल्स पे क्लोज होता हुआ आपको नजर आएगा। ITC जो FMCG की बात कर रहा था, HUL, ITC दोनों हैवीवेट्स, दोनों में बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। जो चुनिंदा स्टॉक्स दबाव में थे, एशियन पेंट अच्छी मजबूती के बाद आज थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ नजर आया। और एक जब पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का बास्केट अच्छा उछाल दिखा रहा था, आपने टिगर टीम का नीचे देखा होगा, 12 में से 11 बैंकिंग स्टॉक्स मजबूती के साथ, जो इकलौता नहीं चल पाया वो ये आपकी स्क्रीन पे ICICI बैंक थोड़ा सा पस्त रहा। एक रैंक आउट परफॉर्मर जो इस समय आज पस्त, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मजबूत ट्रेड करते हैं। लाइए भाई, कहां पे है प्रोविजनल क्लोज, एक बार पूरे इंडेक्सेस को दिखा दीजिए। 17,130 पे वो प्रोविजनल क्लोज आता हुआ। निफ्टी बैंक 420 अंकों की मजबूती। ये है कहानी आज के बाजार। बढ़िया रहा वेडनेसडे का सेशन, वो एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले मजबूत यूएस के फ्यूचर्स, मजबूत हमारे बाजार बंद होते हुए। चलिए इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, आज के शो को यहीं समेटते हैं। होपफुली हमारे एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक्स के थ्रू आज के दिन भी अच्छी कमाई आपने बुनाई होगी। मार्केट्स का कवरेज अब कल सुबह 7 बजे शुरू करेंगे मॉर्निंग कॉल के साथ। यहां पे ब्रेक और ब्रेक के उस पार, अच्छा पूरा पैनल प्लीज एक बार दिखा दीजिए, जो अभी भी बैठे हुए हैं। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका मदद करने के लिए आज के सेशन में थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार कमोडिटी राउंडअप। Mongia Steel presents मजबूत